ये फेंक पानी में अपना हाथ डालकर गुस्से से आसमान की तरफ उंगली उठाते हुए चिल्लाता है कि उसके पास इतना हैंडसम चेहरा होने के बावजूद उसे इस टूटे फूटे सेक्ट में भेज दिया गया जहां खाने के लिए भी कुछ नहीं है। वह पुराने सेक्ट मास्टर को भी खूब बुरा भला कहता है। फिर ये फेंक परेशान होकर इधर उधर टहलते हुए बताता है कि पुराना सेक्ट मास्टर उसे रास्ते से उठाकर यहाँ ले आया था, लेकिन खुद मर गया और सारी जिम्मेदारी उसके सिर पर छोड़ गया। अब पूरे सेक्ट में सिर्फ 4 डिसाइपल बचे हैं और राशन भी खत्म होने वाला है। इसके बाद ये फेंक पानी के बर्तन का किनारा पकड़कर रोने जैसी शक्ल बनाता है और अपनी किस्मत को कोसते हुए कहता है कि उसके पास अपनी हैंडसमनेस के अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ सेक्ट के अंदर पहला डिसाइपल शीलेई, दूसरा डिसाइपल हुआ युनजी, तीसरी डिसाइपल ली जियाओ जियाओ और चौथा डिसाइपल शियाओ फांगू बैठे होते हैं, जबकि पांचवीं डिसाइपल शू होंग्यू पहले ही सेक्ट छोड़कर जा चुकी होती है। इसी दौरान सेक्ट के आंगन में सी ताइजियान दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आता है और ये फेंक के सामने जमीन पर एक खंजर फेंक देता है। वह बताता है कि यह उनके चिशे सेक्ट की तरफ से चैलेंज लेटर है और 3 दिन के अंदर उन्हें इस सेक्ट की जमीन उनके हवाले करनी होगी। जब ये फेंक पूछता है कि वे इस चैलेंज को मना क्यों नहीं कर सकते, तब सी ताइजियान हंसते हुए बताता है कि हर सेक्ट को साल में एक बार ऐसा चैलेंज स्वीकार करना ही पड़ता है। वह आगे कहता है कि अगर उन्होंने चैलेंज स्वीकार नहीं किया तो सिटी मास्टर खुद उनका सेक्ट खत्म कर देगा। यह सुनकर ली जियाओ जियाओ घबराकर बताती है कि यह बात बिल्कुल सच है। शीलेई हाथ में पत्थर पकड़े चिंता जताता है कि चिशे सेक्ट के पास बहुत सारे ताकतवर डिसाइपल हैं और 3 दिन बाद उन्हें यह जगह छोड़नी पड़ेगी। जब ये फेंक उनकी ताकत के बारे में पूछता है तब शीलेई बताता है कि वे लोग बेहद मजबूत हैं। इसके बाद हुआ युनजी बताता है कि चैलेंज लेकर आने वाला सी ताइजियन क्यूई रिफाइनमेंट की 5वीं लेयर पर है, जो उनके चौथे डिसाइपल के बराबर है। इसके अलावा उनके सेक्ट में 3 और लोग हैं जो चौथी लेयर पर हैं। यह सुनकर ली जियाओ जियाओ रोने लगती है और कहती है कि वह और शीलेई तो सिर्फ तीसरी लेयर पर हैं, इसलिए उनके जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। शीलेई भी बताता है कि 5 मुकाबलों में से 3 जीतना जरूरी है, लेकिन उनके पास तो अब सिर्फ 4 लोग ही हैं। ये फेंक मन ही मन सोचता है कि हालात बहुत खराब हैं। हालांकि चौथा डिसाइपल 5वीं लेयर पर है, इसलिए वह एक मुकाबला जीत सकता है और दूसरा मुकाबला वह खुद जीतने की कोशिश करेगा। लेकिन तभी चौथा डिसाइपल शियाओ फांगू अचानक खड़ा होकर कहता है कि किंगयुन सेक्ट के एल्डर ने उसे चुन लिया है, इसलिए वह यह सेक्ट छोड़कर जा रहा है। यह सुनकर ये फेंक गुस्से में उसे गद्दार कह देता है। शीलेई, हुआ युनजी और ली जियाओ जियाओ उसे रोकने के लिए दरवाजे तक भागते हैं, लेकिन तब तक शियाओ फांगू जा चुका होता है और ली जियाओ जियाओ रोने लगती है। शीलेई आसमान की तरफ देखकर बताता है कि वह अपनी उड़ने वाली तलवार के साथ जा चुका है, जबकि हुआ युनजी गुस्से में अपना मुक्का जमीन पर मार देता है। रोती हुई ली जियाओ जियाओ ये फेंक से पूछती है कि अब वे क्या करेंगे। तभी अचानक आसमान से बादल जैसी एक छोटी सी रहस्यमयी प्राणी मियाओ मियाओ प्रकट होती है और ये फेंक को सबसे हैंडसम मास्टर कहकर बुलाती है। मियाओ मियाओ हवा में उड़ते हुए बताती है कि स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट मास्टर सिस्टम अब उसके साथ बाइंड हो चुका है और उसे 7 दिनों के अंदर 10 डिसाइपल पूरे करने होंगे। ये फेंक सिस्टम का पैनल देखकर हैरान रह जाता है। वह तो एक साधारण इंसान था, लेकिन पैनल पर उसकी ताकत क्यूई रिफाइनमेंट की 7वीं लेयर दिखाई जा रही होती है। तब मियाओ मियाओ गुलाबी बादल का रूप लेकर हंसते हुए समझाती है कि मास्टर की ताकत उसके सभी डिसाइपल की कुल ताकत के बराबर होती है, इसलिए 2 तीसरी लेयर वाले और एक चौथी लेयर वाले डिसाइपल की ताकत मिलकर 7वीं लेयर बन जाती है। इसके बाद ये फेंक पूछता है कि उसकी अपनी असली कल्टीवेशन कहाँ है, लेकिन सिस्टम कोई जवाब नहीं देता और सिर्फ सीटी बजाने लगता है। यह देखकर ये फेंक और भी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ बाकी तीनों डिसाइपल उसे परेशान देखकर सोचते हैं कि शायद उनके मास्टर के पास भी अब कोई रास्ता नहीं बचा और वे भी पूरी तरह निराश हो जाते हैं। तब ये फेंक उन्हें हिम्मत देते हुए कहता है कि वह जरूर कोई उपाय निकालेगा। फिलहाल उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जिसकी ताकत ज्यादा होती है। इसके बाद ये फेंक उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने अपनी तकनीकें सीख ली हैं। इतना सुनते ही तीनों डिसाइपल तुरंत अभ्यास की मुद्रा में आ जाते हैं और हुआ युनजी अपने हाथों में ऊर्जा इकट्ठा करने लगता है। अगले ही पल हुआ युनजी एक ही वार में लकड़ी के भारी तने को 2 हिस्सों में तोड़ देता है और खुशी से कहता है कि उसकी फायर क्लाउड पाम तकनीक सफल हो गई है। उसकी ताकत देखकर ये फेंक भी हैरान रह जाता है। उसी समय ये फेंक की आंखों में चमक आ जाती है और उसके दिमाग में फायर क्लाउड पाम की पूरी समझ अपने आप आ जाती है, जैसे उसने वर्षों तक इसकी साधना की हो। मियाओ मियाओ खुशी से बताती है कि जब भी कोई डिसाइपल कोई तकनीक सीखेगा, मास्टर उसे तुरंत पूर्ण स्तर पर हासिल कर लेगा। यह सुनकर यह फेंक खुश तो होता है, लेकिन फिर सेक्ट की खराब हालत याद करके उदास हो जाता है। थोड़ी देर बाद ली जियाओ जियाओ और शीलेई दौड़ते हुए आते हैं और हुआ युनजी को बधाई देते हैं कि अब वे कम से कम एक मुकाबला तो जीत ही सकते हैं। हुआ युनजी कहता है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, अगर उन्हें पूरा मुकाबला जीतना है तो और ज़्यादा मजबूत बनना होगा।
तभी ये फेंग आगे बढ़कर कहता है कि सच में यह तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद ये फेंग एक छोटी सी लकड़ी उठाता है और हुआ युंजी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वह उस लकड़ी से हुआ युंजी के हाथों और बाजुओं की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि जब वह अपनी ऊर्जा चलाता है तो इन जगहों पर उसका प्रवाह रुक जाता है। फिर ये फेंग उसे सलाह देता है कि वह अपनी ऊर्जा का प्रवाह बदले और अपनी गति बढ़ाए। हुआ युंजी दोबारा कोशिश करता है और इस बार उसकी तकनीक पहले से भी ज्यादा बेहतर हो जाती है। यह देखकर शी लेई हैरानी से कहता है कि सेक्ट लीडर ने सिर्फ थोड़ा सा मार्गदर्शन किया और हुआ युंजी इतनी जल्दी इस कला में माहिर हो गया। यह सुनकर जियाओ जियाओ भी अपना हाथ मुंह पर रखकर हैरान रह जाती है। फिर हुआ युंजी झुककर सेक्ट लीडर का धन्यवाद करता है और पूछता है कि उन्होंने यह कैसे किया। ये फेंक उन्हें बताता है कि उसे सभी प्रकार की तकनीकों और जादुई कलाओं की गहरी समझ है, लेकिन वह समझाता है कि सबसे पहले उन्हें हर तकनीक की बुनियादी महारत हासिल करनी होगी, तभी वह उन्हें आगे का ज्ञान देगा, क्योंकि तभी उनका उस कला से सही संबंध बनेगा। यह सुनकर शी लेई और जियाओ जियाओ खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या उन्हें दूसरी तकनीकें भी सिखाई जाएंगी। ये फेंक बताता है कि सिर्फ फायर क्लाउड पाम ही नहीं, बल्कि विंड स्पिरिट स्टेप और आयरन शील्ड टेक्निक में भी वह उनकी मदद करेगा। हालांकि पहले बुनियादी स्तर सीखना जरूरी है। इतना कहकर वह दोनों को जल्दी अभ्यास करने के लिए भेज देता है। हुआ युंजी फिर से झुककर उनका धन्यवाद करता है। ये फेंग उसके पास जाकर कहता है कि जब तक वह यहाँ है वह उसे कभी निराश नहीं करेगा। वह उसे और मेहनत करने के लिए कहता है ताकि अगले 3 दिनों में वह इस कला में पूर्ण महारत हासिल कर सके। हुआ युंजी हैरान होकर पूछता है कि क्या यह सिर्फ 3 दिनों में संभव है, लेकिन अगले ही दिन वह पूरी ताकत से चिल्लाता है और उसके चारों तरफ जमीन के टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं। वह खुशी से बताता है कि उसने सिर्फ 1 दिन में बुनियादी स्तर पार करके अगला स्तर हासिल कर लिया है। यह देखकर यह फेंग उसकी खूब तारीफ करता है। इसके बाद यह फेंग बताता है कि सी ताइजियान की ताकत बहुत ज़्यादा है, इसलिए हुआ युंजी को और मेहनत करनी होगी ताकि वह अगले स्तर तक पहुंच सके। फिर ये फेंग अकेले बैठकर सोचने लगता है। तभी उसके माथे पर एक चमकता हुआ निशान उभर आता है और उसकी आंखें भी चमकने लगती हैं। वह खुश होकर कहता है कि अब सभी ने बुनियादी महारत हासिल कर ली है और अब वह उन्हें और ऊंचे स्तर की तकनीकें सिखाएगा। लेकिन लगातार सिखाने की वजह से वह बहुत थक जाता है और उसे जोर की नींद आने लगती है। जब वह बाहर निकलता है तो उससे ठीक से चला भी नहीं जाता और वह सीढ़ियों पर ही सो जाता है। थोड़ी ही देर बाद दुश्मन वहां पहुंचते हैं और उसे सोता देखकर हंसने लगते हैं। दुश्मन ताना मारते हुए पूछते हैं कि पियाओ मियाओ सेक्ट के लोग अभी तक बाहर क्यों नहीं आए। तभी शी लेई गुस्से में वहां पहुंचता है और कहता है कि अभी समय खत्म नहीं हुआ है, इसलिए इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। दुश्मनों का नेता सी ताइजियान हंसते हुए कहता है कि जीत तो हर हाल में उनकी ही होगी, चाहे थोड़ी देर पहले मिले या बाद में। उसके शरीर से लाल रंग की ऊर्जा निकल रही होती है, जबकि दूसरी तरफ ये फेंक अब भी गहरी नींद में सो रहा होता है। अचानक ये फेंक को छींक आती है और उसकी आंख खुल जाती है। वह सामने सी ताइजियान को देखकर हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि मुकाबले का दिन आ चुका है। इसके बाद मुकाबले का मैदान दिखाया जाता है जो पहाड़ों के बीच बना हुआ है। वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और सभी आपस में चर्चा कर रहे हैं कि पियाओ मियाओ सेक्ट के पास सिर्फ 3 डिसाइपल हैं और उनका लीडर भी साधारण लगता है, इसलिए उनका जीतना लगभग नामुमकिन है। मुकाबले के जिम्मेदार झोउ जियाचियान घोषणा करते हैं कि चिशे सेक्ट और पियाओ मियाओ सेक्ट के बीच मुकाबला शुरू होगा। यह 5 राउंड का होगा और जो पहले 3 राउंड जीतेगा वही विजेता माना जाएगा। हारने वाले सेक्ट को अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी। इसके बाद वह दोनों पक्षों के डिसाइपल को मैदान में बुलाते हैं। चिशे सेक्ट के सभी डिसाइपल, जिनमें सी ताइजियान भी शामिल होता है, मैदान में आते हैं। दूसरी तरफ पियाओ मियाओ सेक्ट के सिर्फ 3 डिसाइपल खड़े होते हैं। झोउ जियाचियान बताते हैं कि उनके बाकी 2 डिसाइपल पहले ही सेक्ट छोड़ चुके हैं। यह सुनकर सी ताइजियान और उसके साथी हंसने लगते हैं। फिर झोउ जियाचियान नियम बताते हैं कि हारने वाला पक्ष तय करेगा कि पहले कौन लड़ेगा और किसके खिलाफ लड़ेगा। इसके बाद पहले राउंड की घोषणा कर दी जाती है। शी लेई आगे बढ़ता है और लाल बालों वाले दुश्मन बुचेडे वेइलान को चुनौती देता है। बू वेइलान गुस्से से हंसते हुए कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई और उसके हाथों में आग के गोले बनने लगते हैं। दर्शक तुरंत पहचान लेते हैं कि यह फ्लेम स्नेक तकनीक है और उसकी चमक देखकर समझ जाते हैं कि बुकी वेइलान इसमें अच्छी महारत हासिल कर चुका है। वह हमला करता है, लेकिन शी लेई विंड स्पिरिट स्टेप का इस्तेमाल करके बिजली जैसी रफ्तार से बच निकलता है। लोग हैरान होकर कहते हैं कि देखने में तो शी लेई ताकतवर लगता है, लेकिन उसने भागने वाली तकनीक सीख रखी है। दूसरी तरफ बू से वेइलान गुस्से में उसका पीछा करते हुए चिल्लाता है कि अब उसकी मौत तय है। तभी शी लेई अचानक रुककर जोर से आयरन शील्ड टेक्निक खोलने का ऐलान करता है। उसके सामने एक विशाल ढाल बन जाती है जो बू वेइलान को जोरदार टक्कर मारकर दूर जमीन पर गिरा देती है। यह देखकर सी ताइजियान भी हैरान रह जाता है। सी ताइजियान सोचने लगता है
कि शी लेई ने इतनी कम उम्र में दो दो तकनीकों में इतनी महारत आखिर कैसे हासिल कर ली। झोउ जियाचियान भी हैरान रह जाते हैं। वहीं चिशे सेक्ट के लीडर झाओ दाजियांग गुस्से में कहते हैं कि इन तकनीकों को सीखने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन शी लेई ने इतनी कम उम्र में यह कर दिखाया जैसे वह कोई जीनियस हो। बू वेइलान जमीन पर खून की उल्टी करते हुए कहता है कि यह उसकी गलती थी और पियाओ मियाओ सेक्ट ने चालाकी की है। यह सुनकर झाओ दाजियांग गुस्से में उसे वहां से हटाने का आदेश देता है। इसके बाद झोउ जियाचियान घोषणा करते हैं कि पहला राउंड पियाओ मियाओ सेक्ट जीत चुका है और सभी उन्हें बधाई देते हैं। मौजूद लोग खुशी से शी लेई की तारीफ करते हैं और उसे अपनी अपनी सेक्ट में शामिल होने का न्योता देते हैं, लेकिन शी लेई उनका धन्यवाद करते हुए कहता है कि वह पियाओ मियाओ सेक्ट का डिसाइपल है और हमेशा वहीं रहेगा। यह सुनकर सी ताइजियान गुस्से में कहता है कि इतनी खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी सिर्फ एक राउंड हुआ है। इसके बाद झोउ जियाचियान दूसरे राउंड की घोषणा करते हैं। ये फेंगली जियाओ जियाओ को आगे जाने के लिए कहता है और उसे अपनी सारी बातें याद रखने की सलाह देता है। जियाओ जियाओ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है और दर्शक उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। मैदान में पहुंचकर जियाओ जियाओ दुश्मन के एक डिसाइपल मा लाओ को चुनौती देती है। मा लाओ सामने आकर हंसते हुए कहता है कि खूबसूरती का मुकाबले में कोई फायदा नहीं, यहाँ सिर्फ ताकत काम आती है। सी ताइजियान उसे सावधान रहने की चेतावनी देता है। तभी मा लाओ गुस्से में चिल्लाता है और उसके पीछे से 5 आग के सांप निकल आते हैं। सभी लोग समझ जाते हैं कि यह भी फ्लेम स्नेक तकनीक है। मा लाओ अपने आग के सांप जियाओ जियाओ की तरफ छोड़ देता है, लेकिन वह विंड स्पिरिट स्टेप का इस्तेमाल करके बिजली जैसी रफ्तार से उन सभी हमलों से बच जाती है और पल भर में उसके पीछे पहुंच जाती है। मा लाओ पीछे मुड़कर कहता है कि इस बार वह पीछे से हमला नहीं कर पाएगी। तभी जियाओ जियाओ जोर से आयरन शील्ड टेक्निक खोलती है और उसके सामने एक बड़ी ढाल प्रकट हो जाती है। यह देखकर मा लाओ भी हैरान रह जाता है, लेकिन जियाओ जियाओ यही नहीं रुकती। वह कहती है कि उसे सिर्फ यही तकनीक नहीं आती, बल्कि इसके बाद वह तुरंत फायर क्लाउड पाम का भी इस्तेमाल करती है। यह देखकर सी ताइजियान पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि यह लड़की बिल्कुल भी साधारण नहीं, बल्कि बेहद प्रतिभाशाली और खतरनाक प्रतिद्वंद्वी है। तीसरे मुकाबले के बाद चिशाओ पाई का लीडर झाओ गुस्से से चिल्लाता हुआ दिखाई देता है। उसके सामने खड़े 3 नौजवानों में से एक हैरान होकर सोचता है कि आखिर पियाओ मियाओ सेक्ट के डिसाइपल इतने ताकतवर कब से हो गए। तभी सिटी लॉर्ड का प्रतिनिधि हाथ उठाकर घोषणा करता है कि दूसरा मुकाबला पियाओ मियाओ सेक्ट जीत चुकी है। यह सुनते ही लू वेई खुशी से झूम उठती है। लू वेई दौड़कर ये फेंक के पास आती है और खुशी से कहती है कि मास्टर शिशु, वह जीत गई। तभी हुआ युंजी आगे बढ़कर पियाओ मियाओ सेक्ट को चेतावनी देता है कि उन्हें अभी से ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिरी मुकाबले में वह उन्हें हार का स्वाद चखा देगा। इसके बाद ये फेंक अपने डिसाइपल सी ताइजियान के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि अब वही करे जो उसने उसे सिखाया है। सी ताइजियान अपनी बड़ी तलवार लेकर मैदान में उतरता है। उसे देखकर वहां मौजूद लड़कियां उसके लिए जोर जोर से चीयर करने लगती हैं, जबकि हुआ युंजी मुस्कुराकर कहता है कि सिर्फ हैंडसम होने से कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर में पियाओ मियाओ सेक्ट को यहाँ से भागना पड़ेगा। सी ताइजियान अपनी उंगलियों से आयरन शील्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सुनहरी ढाल बना देता है। यह देखकर हुआ युंजी कहता है कि उसने इस तकनीक में पूरी महारत हासिल कर ली है। इसके बाद सी ताइजियान का हाथ और उसके शरीर पर मौजूद लाल कपड़े दिखाए जाते हैं। सी ताइजियान आत्मविश्वास से कहता है कि आखिर उसने पहचान ही लिया। तभी भीड़ में बैठा एक व्यक्ति हैरानी से बताता है कि यह टॉप टियर फ्लेम स्पीयर तकनीक है और सी ताइजियान इसे पूरी तरह सीख चुका है। दूसरी तरफ हुआ युंजी गुस्से में दिखाई देता है, जबकि बाकी लोग भी हैरान हैं कि पियाओ मियाओ सेक्ट के डिसाइपल इतने असाधारण कैसे हो गए। हुआ युंजी कहता है कि भले ही उसकी फ्लेम स्पीयर तकनीक पूरी तरह परफेक्ट हो गई हो, लेकिन उसकी विंड स्पिरिट स्टेप और फायर क्लाउड पाम अभी शुरुआती स्तर पर हैं। तभी सी ताइजियान एक हाथ में आग और दूसरे हाथ में अपनी ढाल लेकर पूरी ताकत दिखाता है। यह देखकर सिटी लॉर्ड का प्रतिनिधि मन ही मन सोचता है कि यह डिसाइपल बेहद दुर्लभ प्रतिभा का मालिक है। वह आगे सोचता है कि अगर यह पियाओ मियाओ सेक्ट छोड़ भी दे तो किसी भी बड़े सेक्ट में ऊंचा स्थान हासिल कर सकता है। तभी हुआ युंजी गुस्से से चिल्लाता है कि सी ताइजियान ने तीनों तकनीकों में महारत हासिल कर ली है। यह देखकर झाओ अपनी कुर्सी का हत्था पकड़कर गुस्से में चिल्लाता है और हुआ युंजी से कहता है कि वह किस बात का इंतजार कर रहा है, जल्दी जाकर उसे खत्म करे। इसके बाद हुआ युंजी आग से बनी भाला लेकर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। हुआ युंजी अपनी आग वाली भाला और विंड स्पिरिट स्टेप का इस्तेमाल करते हुए बेहद तेज हमला करता है। सी ताइजियान अपनी ढाल से हर बार रोकता है और दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। भीड़ में बैठा एक दाढ़ी वाला बुजुर्ग अफसोस जताते हुए कहता है कि शायद अब पियाओ मियाओ सेक्ट हार जाएगी। जब दूसरा व्यक्ति उससे वजह पूछता है तो वह समझाता है कि सी ताइजियान अभी सिर्फ चौथी लेयर पर है, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी 5वीं लेयर पर है। ऊपर से वह तीनों तकनीकों का एक साथ इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत तेजी से खत्म हो रही है, इसलिए वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा।
तभी सी ताइजियान थका हुआ और पसीने से लथपथ दिखाई देता है। भीड़ में बैठी लू वेई चिंता से कहती है कि लगता है दूसरे सीनियर भाई अब ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाएंगे। वहीं शी लेई मुट्ठियां भींचकर कहता है कि वह हार नहीं मान सकते। दूसरी तरफ ये फेंग के सामने सिस्टम की रिप्यूटेशन लगातार बढ़ रही होती है, जबकि हुआ युंजी पूरी ताकत से लगातार हमला करता रहता है। अचानक सी ताइजियान अपनी ढाल के साथ डटा रहता है और फायर क्लाउड पाम की पूरी शक्ति छोड़ देता है। यह देखकर हुआ युंजी हैरान होकर चिल्लाता है कि उसकी तकनीक भी परफेक्ट हो गई। अगले ही पल एक जबरदस्त आग का विस्फोट होता है जो हुआ युंजी को दूर उछालकर जमीन पर गिरा देता है। यह देखकर पूरी भीड़ समझ जाती है कि पियाओ मियाओ सेक्ट जीत चुकी है। ये फेंग हैरान होकर सोचता है कि जैसे ही सिस्टम की रिप्यूटेशन 10 से ऊपर पहुंची, उसी समय सी ताइजियान ने भी ब्रेक थ्रू कर लिया। वह सोचने लगता है कि क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या दोनों के बीच कोई संबंध है। तभी सिस्टम स्पिरिट उसके सामने प्रकट होता है और बताता है कि सेक्ट की रिप्यूटेशन उसकी किस्मत और सफलता की निशानी होती है। सिस्टम स्पिरिट आगे समझाता है कि जितने ज़्यादा लोग सेक्ट को पहचानेंगे, रिप्यूटेशन उतनी ही बढ़ेगी और डिसाइपल की किस्मत भी उतनी ही बेहतर होगी। यह सुनकर यह फेंक समझ जाता है कि रिप्यूटेशन बढ़ने की वजह से ही सी ताइजियान की कल्टीवेशन आगे बढ़ सकी और वह 5वीं लेयर तक पहुंच गया। इसीलिए अब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच अपनी पहचान बनानी होगी। भीड़ में बैठे कई एल्डर सी ताइजियान की तारीफ करते हुए कहते हैं कि उसने बिल्कुल सही समय पर ब्रेक थ्रू किया और फायर क्लाउड पाम का शानदार इस्तेमाल किया। अब ऐसा लग रहा है कि पियाओ मियाओ सेक्ट का समय अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ झाओ गुस्से में अपनी कुर्सी से उठकर आरोप लगाता है कि सी ताइजियान ने आखिरी समय पर तकनीक को परफेक्ट किया है, इसलिए जरूर यहाँ कोई धोखा हुआ है। यह सुनते ही सिटी लॉर्ड का प्रतिनिधि उसे घुरकर पूछता है कि क्या वह उसकी निष्पक्षता पर शक कर रहा है। झाओ तुरंत डर जाता है, झुककर माफी मांगता है और कहता है कि उसकी ऐसी हिम्मत नहीं है। इसके बाद प्रतिनिधि घोषणा करता है कि तीसरा मुकाबला सी ताइजियान जीत चुका है और पियाओ मियाओ सेक्ट पूरे मुकाबले में 3-2 से विजयी हो गई है। फिर वह झाओ को आदेश देता है कि सेक्ट की जमीन के दस्तावेज तुरंत सौंप दे। झाओ गुस्से में जमीन के कागजात वाला स्क्रॉल उठाकर हवा में फेंक देता है, जो सीधे ये फेंक के पास पहुंच जाता है। उसे देखकर ये फेंक समझ जाता है कि चिशाओ पाई का लीडर वास्तव में अपाहिज नहीं था, बल्कि सिर्फ नाटक कर रहा था। इसके बाद सिटी लॉर्ड का प्रतिनिधि स्क्रॉल ये फेंक को सौंपते हुए कहता है कि अब यह जमीन उसकी है। अगर वह चाहे तो इसे वापस सिटी लॉर्ड के महल को दे सकता है और बदले में 100 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन और 10 बोतल स्पिरिचुअल आई फ्लूइड ले सकता है। उसी समय घायल सी ताइजियान सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ दिखाई देता है। सी ताइजियान अपने सीने पर हाथ रखकर खून उगलते हुए ये फेंक के पास आता है और कहता है कि मास्टर शिशु, उसने यह कर दिखाया। इसके बाद ये फेंक कहता है कि इस जमीन का फैसला वही तीनों डिसाइपल करेंगे जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर इसे जीता है। यह सुनकर शी लेई और बाकी दोनों डिसाइपल हैरान रह जाते हैं। शी लेई कहता है कि इतने बड़े फैसले का अधिकार उनका नहीं है और यह फैसला मास्टर को ही करना चाहिए। लेकिन यह फेंक सख्ती से कहता है कि वह सेक्ट लीडर है और जब उसने फैसला करने को कहा है तो वही करेंगे। तीनों डिसाइपल आपस में सलाह करते हैं। फिर शीलेई आगे बढ़कर कहता है कि उन्होंने तय किया है कि जमीन रखने के बजाय वे उसके बदले स्पिरिट स्टोन और स्पिरिचुअल आई फ्लूइड लेना चाहते हैं। इसके बाद सिटी लॉर्ड का प्रतिनिधि उनके सामने एक बड़ा लकड़ी का बक्सा रख देता है और कहता है कि अब यह सब उनका है। इसके बाद वह अपने उड़ने वाले बोर्ड पर बैठकर आसमान में उड़ जाता है और जाते जाते कहता है कि उनके सेक्ट में बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं और उम्मीद है कि भविष्य में यह सेक्ट और भी आगे बढ़ेगी। उसके बाद दूसरे सेक्ट के लीडर भी ये फेंक को बधाई देते हैं और कहते हैं कि आगे चलकर दोनों सेक्ट के डिसाइपल एक दूसरे से सीख सकेंगे। ये फेंक हाथ जोड़कर सभी का धन्यवाद करता है और कहता है कि उसके सेक्ट में अभी बहुत ज़रूरी काम बाकी हैं, इसलिए वह उन्हें ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकता। सभी के चले जाने के बाद सिस्टम स्पिरिट फिर से आता है और बताता है कि सबके जाने के बाद भी सेक्ट की रिप्यूटेशन बढ़ रही है। इसका मतलब है कि कम से कम 20 लोग दिल से पियाओ मियाओ सेक्ट को स्वीकार कर चुके हैं। यह सुनकर ये फेंक सोचता है कि शुरुआत में जब उनके सेक्ट में सिर्फ 4 लोग थे तब भी रिप्यूटेशन 5 थी, यानी एक अतिरिक्त पॉइंट शायद 5वीं डिसाइपल शू होंग्यू की वजह से था जो सेक्ट छोड़कर बाहर गई हुई है। अगर वह अब भी अपने दिल से इस सेक्ट को मानती है तो शायद एक दिन ज़रूर वापस लौटेगी। इसके बाद तीनों डिसाइपल मिलकर बड़े लकड़ी के बक्से को खोलते हैं। जैसे ही ढक्कन खुलता है उसमें से सुनहरी रोशनी फैल जाती है और ढेर सारे चमकते हुए स्पिरिट स्टोन दिखाई देते हैं। यह देखकर तीनों खुशी और हैरानी से चिल्लाने लगते हैं। सी ताइजियान एक चमकता हुआ स्पिरिट स्टोन उठाकर खुशी से कहता है कि अब उनके पास कल्टीवेशन के लिए ज़रूरी संसाधन हैं। लू वेई और बाकी दोनों डिसाइपल भी खुशी से मुस्कुराते हुए ये फेंक के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। ये फेंक आगे बढ़ते हुए सोचता है कि इन संसाधनों की मदद से अब पियाओ मियाओ सेक्ट कुछ समय के लिए चैन की सांस ले सकेगी।
इसके बाद एक छोटे बक्से में रखी नीले रंग की स्पिरिचुअल आई फ्लूइड की बोतलें दिखाई जाती हैं और ये फेंग उनमें से एक बोतल उठा लेता है। तभी लू वेई उसके पास आकर बताती है कि इस स्पिरिचुअल आई फ्लूइड की मदद से वह अपनी कल्टीवेशन शुरू कर सकता है। इससे उसकी आंखें दुनिया में मौजूद स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को देख पाएंगी और फिर वह उस ऊर्जा को अपने शरीर में समा सकेगा। ये फेंग बोतल को ध्यान से देखते हुए समझ जाता है कि कल्टीवेशन शुरू करने से पहले आंखों को इसी द्रव्य से धोना पड़ता है। वह पूछता है कि इस स्तर तक पहुंचने के लिए कितनी बोतलों की ज़रूरत होती है। लू वेई बताती है कि आमतौर पर आधी बोतल ही काफ़ी होती है, लेकिन अगर किसी की प्रतिभा कम हो तो उसे पूरी बोतल भी लग सकती है। इसके बाद ये फेंग कहता है कि इतनी कीमती चीज़ों को बाहर खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। पहले इस बड़े लकड़ी के बक्से को सेक्ट के अंदर किसी सुरक्षित जगह पर रख देते हैं। यह सुनते ही तीनों डिसाइपल मिलकर बक्सा उठाने लगते हैं। इसके बाद सभी लोग बड़े लकड़ी के बक्से को उठाकर तेजी से सेक्ट के अंदर ले जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद चारों लोग खुले हुए बक्से के चारों ओर खड़े होकर उसमें रखे स्पिरिट स्टोन और बाकी सामान को देखने लगते हैं। उसी दौरान ये फेंक गहरी सोच में डूब जाता है और आगे की योजना के बारे में सोचने लगता है। फिर वह अपने तीनों डिसाइपल से कुछ सवाल पूछता है और सभी मिलकर चर्चा करने लगते हैं। एक डिसाइपल सिर खुजलाते हुए अपनी राय देता है और माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। बात करते करते सभी लोग उस बड़े लकड़ी के बक्से के पास पहुंचते हैं। ये फेंक झुककर उसमें रखे स्पिरिट स्टोन को ध्यान से देखता है और उनकी कीमत का अंदाज़ा लगाने लगता है। लू वेई उसके पास आकर उसे दिलासा देती है कि अब उनके पास संसाधनों की कमी नहीं रहेगी और भविष्य पहले से बेहतर होगा। लेकिन ये फेंक अब भी किसी गहरी चिंता में डूबा दिखाई देता है। कुछ देर बाद ये फेंक उसी लकड़ी के बक्से के ऊपर बैठ जाता है और अपने सामने खड़े तीनों डिसाइपल को आगे की जिम्मेदारियों के बारे में समझाने लगता है। सभी उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं। इसके बाद दृश्य बदलकर खूबसूरत बाइफू सिटी का दिखाई देता है, जहां चारों तरफ पुरानी शैली की इमारतें और जगमगाती रोशनियां नजर आती हैं। शहर के एक सराय में दो आदमी बैठकर चाय पीते हुए किसी हैरान कर देने वाली खबर पर चर्चा कर रहे होते हैं। फिर एक दूसरा आदमी खड़े होकर जोश में सबको कुछ बताने लगता है। पास ही एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ छिपकर उनकी बातें सुन रही होती है और फिर वह बच्चे के मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप रहने का इशारा करती है। उसी समय काले कपड़ों और बड़ी टोपी में एक लड़की, जिसके चेहरे पर गहरे जख्मों के निशान हैं, शहर की गलियों में चलते हुए कहती है कि आखिरकार उसने सही जगह ढूंढ ली। वह शहर के दरवाजे से बाहर निकलती है और हवा में उड़ते हुए सीधे पियाओ मियाओ सेक्ट की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ ये फेंग और उसके तीनों डिसाइपल अपनी नई शुरुआत को लेकर उत्साहित दिखाई देते हैं। कुछ देर बाद ये फेंग अपना चेहरा कपड़े से साफ करता है, लेकिन अचानक उसे किसी अनजान मौजूदगी का एहसास होता है और वह चौंककर ऊपर देखने लगता है। आसमान में एक तेज रोशनी चमकती हुई गुजरती है और वही रहस्यमयी लड़की सेक्ट के दरवाजे पर उतर जाती है। अंदर मौजूद सभी लोग तुरंत दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। लड़की को देखते ही चारों लोग सतर्क हो जाते हैं। एक डिसाइपल अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन लड़की शांत स्वर में कहती है कि वह उनके सेक्ट में शामिल होना चाहती है। ये फेंक उसके पास जाकर उससे बात करता है, फिर वापस आकर लकड़ी के बक्से के पास बैठ जाता है और उसके बारे में सोचने लगता है। वह लड़की से कहता है कि उसकी पहचान साफ नहीं है, इसलिए वह अभी उसे सेक्ट में शामिल नहीं कर सकता। ये फेंक मन ही मन सोचता है कि शायद यह लड़की किसी दुश्मन से बचने के लिए यहाँ आई है। तभी लड़की अपना चेहरा ऊपर उठाकर अपने चेहरे पर बने गहरे घाव दिखाती है। लड़की कहती है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है और वह सेक्ट के लिए मुसीबत नहीं बनेगी। तभी लू वेई ये फेंक का हाथ पकड़कर उससे विनती करती है कि वह लड़की को अपने सेक्ट में जगह दे दे। कुछ देर सोचने के बाद ये फेंक आखिरकार मान जाता है। वह एक मेज पर बैठकर रजिस्टर खोलता है और उसमें लिखना शुरू करता है। लड़की अपना नाम मो यिंग और अपनी बाकी जानकारी बताती है। यह सुनकर बाकी तीनों डिसाइपल पूरी तरह हैरान रह जाते हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिर एक डिसाइपल उससे पूछता है कि इतनी असाधारण प्रतिभा होने के बावजूद वह इतने छोटे सेक्ट में क्यों आई। मो यिंग दुखी होकर बताती है कि बड़े सेक्ट सिर्फ चेहरे की खूबसूरती देखते हैं और उसके चेहरे के निशानों की वजह से किसी ने उसे स्वीकार नहीं किया। ये फेंक रजिस्टर में लिखते हुए मन ही मन सोचता है कि पूरे शहर में शायद ही किसी के पास इतनी शानदार प्रतिभा होगी। इसके बाद वह सेक्ट की बड़ी मुहर निकालकर रजिस्टर पर लगा देता है और इसी के साथ मो यिंग आधिकारिक रूप से उनके सेक्ट की नई डिसाइपल बन जाती है। तभी सिस्टम स्पिरिट प्रकट होकर उसकी पूरी प्रोफाइल और आंकड़े दिखाता है। सिस्टम उसकी सारी जानकारी दिखाता है और एक तेज रोशनी ये फेंक के शरीर में समा जाती है, जिससे उसे मो यिंग की असली ताकत का एहसास हो जाता है। ये फेंक समझ जाता है कि मो यिंग अपनी असली शक्ति छिपा रही थी, लेकिन अब जब सिस्टम ने भी उसे स्वीकार कर लिया है तो वह संतुष्ट होकर मुस्कुरा देता है। कुछ देर बाद ये फेंक कहता है कि अब खाने का समय हो गया है, लेकिन लू वेई उदास होकर बताती है कि उनके पास न चावल बचे हैं और न ही सब्जियां।
यह सुनते ही ये फेंक का पेट भूख से आवाज करने लगता है। ये फेंक चिंता करता है कि रात होने वाली है और इस समय बाहर जाना सुरक्षित नहीं होगा। तभी मो यिंग अपनी तलवार निकालती है जो हरे रंग की चमकदार रोशनी से दमकने लगती है। मो यिंग अपनी शानदार तलवार दिखाते हुए सभी को अपने साथ चलने के लिए कहती है। उसकी तलवार देखकर बाकी सभी लोग दंग रह जाते हैं। इसके बाद सभी लोग शहर के व्यस्त बाजार में पहुंचते हैं। लू वेई खुशी से बाजार घूमने की जिद करने लगती है, लेकिन तभी ये फेंक को अचानक किसी अनहोनी का एहसास होता है। उसी समय दूर से किसी की तेज चीख सुनाई देती है और सभी का ध्यान उस दिशा में चला जाता है। शी लेई खुशी से अपने मास्टर ये फेंक को बधाई देता है। पास खड़ी मो यिंग भी बेहद खुश होकर कहती है कि सिर्फ एक ही रात में मास्टर की स्पिरिचुअल आई खुल गई। यह देखकर ली जियाओ जियाओ मन ही मन सोचती है कि उनके मास्टर की प्रतिभा सचमुच बहुत ऊंचे स्तर की है। इसके बाद शी लेई ये फेंक को स्पिरिचुअल आई का सही इस्तेमाल करना सिखाने लगता है। शी लेई समझाता है कि सबसे पहले अपने मन से दोनों आंखों को नियंत्रित करना सीखना होगा और फिर सामान्य दृष्टि और स्पिरिचुअल आई के बीच बार बार बदलने की प्रैक्टिस करनी होगी। तभी ये फेंक की आंखें बैंगनी रंग से चमकने लगती हैं और वह समझ जाता है कि असली कल्टीवेटर्स की आंखें ऐसी ही होती हैं। फिर वह अपनी स्पिरिचुअल आई से जमीन पर सो रही सफेद लोमड़ी शियाओबाई को देखता है, जिसके शरीर से रहस्यमयी रोशनी निकल रही होती है। शियाओबाई को देखने के बाद ये फेंक सोचता है कि अब खुद को भी देखना चाहिए, लेकिन जैसे ही वह अपने शरीर को देखता है वह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा दिखाई ही नहीं देती, जबकि वह खुद कल्टीवेशन कर रहा है। तभी बादल जैसा छोटा सिस्टम स्पिरिट प्रकट होता है और एक बुलबुला फोड़ देता है। सिस्टम स्पिरिट उसके सामने एक स्क्रीन खोलता है जिस पर लिखा होता है कि सेक्ट लीडर ये फेंक की ताकत लियांची नौवीं लेयर के शिखर पर है। यह देखकर ये फेंक सोचने लगता है कि शी लेई, हुआ युंजी, ली जियाओ जियाओ और मो यिंग की कुल ताकत जोड़ने पर भी यही स्तर बनता है और उसके साथ एक प्लस का निशान भी लगा है। वह गुस्से में कहता है कि सिस्टम फिर से उसका मजाक उड़ा रहा है। गुस्से में ये फेंक अपने हाथ से ऊर्जा छोड़ता है और फिर सभी को आदेश देता है कि अब वे नए डिसाइपल भर्ती करने के लिए बाइफू सिटी चलेंगे। तभी मो यिंग गोद में शियाओबाई को उठाकर पूछती है कि मास्टर, इस छोटी लोमड़ी का क्या करेंगे। उस समय शियाओबाई आराम से सो रही होती है और उसके मुंह से बुलबुले निकल रहे होते हैं। ये फेंक थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि शियाओबाई को भी अपने साथ ले चलो। इसके बाद दृश्य बाइफू सिटी के बड़े चौक में पहुंच जाता है, जहां भारी भीड़ जमा होती है। वहां एक बड़ा बैनर लगा होता है जिस पर लिखा होता है कि यहाँ जादुई तकनीकों की शिक्षा की गारंटी है। वहीं ये फेंक एक मेज के पीछे बैठकर नए लोगों का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक मोटा लड़का उनकी तरफ इशारा करके कहता है कि यही वह पियाओ मियाओ सेक्ट है जिसने कल चिशे सेक्ट को हराया था। वह मजाक उड़ाते हुए उनके पास आता है और कहता है कि उसे भी कुछ सिखाया जाए। ये फेंक अपनी चमकती आंखों से उसे देखकर कहता है कि वह पहले से किसी दूसरे सेक्ट का डिसाइपल है, इसलिए वह उनके नियमों के अनुसार शामिल नहीं हो सकता। यह सुनकर मोटा लड़का हंसते हुए कहता है कि वह एक मिडिल ग्रेड सेक्ट का डिसाइपल है, भला वह इतने छोटे सेक्ट में क्यों शामिल होगा। वह उन्हें धोखेबाज भी कहता है, लेकिन यह फेंक शांत भाव से मुस्कुराते हुए उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसमें और बाकी लोगों में क्या फ़र्क है। मोटा लड़का सिर खुजलाते हुए पूछता है कि आखिर क्या फ़र्क है। तब ये फेंक उसकी तरफ उंगली करके कहता है कि वह सबसे ज़्यादा रास्ता रोक रहा है, इसलिए एक तरफ हट जाए ताकि दूसरे लोग भर्ती हो सकें। यह सुनकर मोटा लड़का गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके बाद ये फेंक शी लेई को प्रचार शुरू करने के लिए कहता है। शी लेई दोनों हाथ मुंह के पास रखकर जोर जोर से आवाज लगाता है कि जो भी पियाओ मियाओ सेक्ट में शामिल होगा उसे एक बोतल स्पिरिचुअल आई लिक्विड बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। वह यह भी कहता है कि जगह सीमित है, इसलिए जो पहले आएगा उसे पहले मौका मिलेगा। तभी सफेद कपड़े पहने एक युवक लॉन कियान वहां रुककर उनकी बात सुनने लगता है। लॉन कियान सोचता है कि क्या सच में वे इतनी कीमती चीज मुफ्त में दे रहे हैं। तभी एक दूसरा युवक कहता है कि इतने छोटे सेक्ट के पास इतना स्पिरिचुअल आई लिक्विड कहाँ से आया होगा। लेकिन कोई और बताता है कि उसने खुद देखा था कि पियाओ मियाओ सेक्ट ने चिशे सेक्ट को हराया था और इनाम में 100 स्पिरिट स्टोन और 10 बोतल स्पिरिचुअल आई लिक्विड जीती थी। यह सुनते ही वहां मौजूद बहुत से लोग तेजी से पियाओ मियाओ सेक्ट के स्टॉल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। तभी लॉन कियान बड़े स्टाइल में 2 खूबसूरत लड़कियों के कंधों पर हाथ रखकर आगे आता है और कहता है कि पियाओ मियाओ सेक्ट का नाम उसे पसंद आया है, इसलिए अब उसे इसमें दिलचस्पी है। इसके बाद लॉन कियान मेज पर कुछ बैंगनी रंग के स्पिरिट स्टोन रख देता है और ऐलान करता है कि आज से वही इस सेक्ट का सबसे बड़ा सीनियर भाई होगा। वह यह भी कहता है कि बाकी सभी लोग उसे सम्मान देंगे और साथ खड़ी दोनों लड़कियां उसकी रोजमर्रा की सेवा करेंगी। ये फेंक पूरी शांति से हाथ बांधकर कहता है कि जिसका चरित्र खराब हो और जिसकी नीयत साफ न हो उसे उनका सेक्ट कभी स्वीकार नहीं करता। फिर वह कहता है कि चाहे वह लॉन कियान हो या लॉन्ग आओतियन, उसे कहीं और जाना चाहिए।
यह सुनकर लॉन कियान गुस्से से चिल्ला उठता है कि उसे मना करने की हिम्मत आखिर कैसे हुई। ये फेंक सामने की तरफ इशारा करके कहता है कि वहाँ की जगह काफ़ी ठंडी है, इसलिए वह वहीं चला जाए। लॉन्ग कियान गुस्से में कहता है कि पूरे बाइफू सिटी में किसी ने उसे कभी मना नहीं किया और ये फेंक पहला आदमी है जिसने ऐसा किया है। तभी उसका एक गार्ड आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मास्टर से झगड़ा करना ठीक नहीं होगा। तभी उसका एक गार्ड आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मास्टर से झगड़ा करना ठीक नहीं होगा। यह देखकर ये फेंक मुस्कुराते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि ये दोनों गार्ड उसकी रक्षा के लिए नहीं बल्कि उसे मुसीबत से बचाने के लिए साथ रखे गए हैं। लॉन कियान गुस्से में अपने गार्ड को पीछे हटाता है और ये फेंक के बिल्कुल सामने आकर उंगली दिखाते हुए कहता है कि क्या एक मामूली सेक्ट का मास्टर उसका सामना करेगा। ये फेंक दोनों हाथ फैलाकर कहता है कि अगर हिम्मत है तो उसे मारकर दिखाए, लेकिन मन ही मन वह सोचता है कि अगर सामने वाला उसे मार देगा तो वह तुरंत जमीन पर गिर जाएगा और जब तक उसे 100 स्पिरिट स्टोन नहीं मिलेंगे तब तक उठेगा नहीं। वह यह भी सोचता है कि सेक्ट की शुरुआती हालत को देखते हुए उसे हमेशा सेक्ट के फायदे के बारे में सोचना चाहिए। लॉन कियान पीछे हटकर हंसते हुए कहता है कि वह ये फेंक को नहीं मारेगा, फिर चुनौती देते हुए पूछता है कि क्या ये फेंक में उसे मारने की हिम्मत है। ये फेंक मुस्कुराता है, उसकी आंखें नीली चमकने लगती हैं और वह सिर्फ इतना कहता है कि ठीक है। अगले ही पल ये फेंक बिजली जैसी तेजी से आगे बढ़ता है और लॉन कियान के चेहरे पर लगातार मुक्के और लातें बरसाने लगता है। लॉन कियान को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और वह बुरी तरह पिटकर जमीन पर गिर जाता है। उसके चेहरे पर चोटों के निशान बन जाते हैं, जबकि उसके दोनों गार्ड डर और हैरानी से सब देखते रह जाते हैं। दोनों गार्ड घबराकर आगे आते हैं और कहते हैं कि उनके छोटे मालिक ने गलती की थी, अब ये फेंक ने उन्हें सबक भी सिखा दिया है, इसलिए यही बात खत्म कर दी जाए। ये फेंक कहता है कि अगर लॉन्ग कियान उसे एक मुक्का मारना चाहता है तो बदले में सिर्फ 10 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन दे दे। जब वे जाने लगते हैं तो वह पीछे से आवाज़ लगाकर कहता है कि 5 स्पिरिट स्टोन भी चलेंगे। यह सुनकर दोनों गार्ड जल्दी से लॉन कियान को उठाकर वहां से भाग जाते हैं। गार्ड लॉन कियान को कंधों पर उठाकर ले जा रहे होते हैं और वह पीछे मुड़कर गुस्से से चिल्लाता है कि ये फेंक आज का दिन वह जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तभी दोनों गार्ड उसका मुंह बंद कर देते हैं ताकि वह और मुसीबत न मोल ले। यह सब देखकर मो यिंग हैरानी से कहती है कि मास्टर ने सच में उसे पीट दिया। ली जियाओ जियाओ पीछे खड़ी ये फेंक को अपने हाथ साफ करते हुए देखती है। वह मन ही मन सोचती है कि जब मास्टर ने लॉन कियान को मुक्के मारे थे तब उनकी ताकत बिल्कुल लियांची नौवीं लेयर के शिखर जैसी महसूस हो रही थी। इसके बाद ये फेंक हल्की खांसी करता है और वहां मौजूद सभी लोगों से मुस्कुराकर कहता है कि जो कुछ अभी हुआ उससे डरने की जरूरत नहीं है। उनका पियाओ मियाओ सेक्ट हमेशा न्याय का साथ देता है और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता है। फिर वह सभी को सेक्ट में शामिल होने का निमंत्रण देता है, लेकिन यह देखकर लोग और भी ज्यादा डरकर पीछे हटने लगते हैं। दृश्य बदलकर लॉन्ग फैमिली के विशाल महल में पहुंचता है। वहां लॉन कियान घुटनों के बल बैठा रो रहा होता है और अपने पिता लॉन्ग जेनचुआन को अपना घायल चेहरा दिखाकर शिकायत करता है कि पियाओ मियाओ सेक्ट के ये फेंक ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। लॉन्ग जेनचुआन आराम से चाय पीते हुए कहता है कि चोट तो सच में काफ़ी गहरी है, अगर वह थोड़ी देर और बाद में आता तो शायद जख्म अपने आप ही भर जाते। यह सुनकर लॉन कियान मन ही मन सोचता है कि क्या वह सच में उसका बेटा भी है। फिर लॉन्ग जेनचुआन बताता है कि पियाओ मियाओ सेक्ट का नाम अब झो परिवार से जुड़ चुका है। वह आगे कहता है कि अब पियाओ मियाओ सेक्ट के पीछे झो परिवार का समर्थन दिखाई देता है, इसलिए फिलहाल लॉन्ग परिवार के लिए उनसे दुश्मनी लेना सही नहीं होगा। इसके बाद वह लॉन्ग कियान को जाने का आदेश देता है। फिर लॉन्ग जेनचुआन दोनों गार्ड को अपने पास बुलाता है। दोनों गार्ड घुटनों के बल बैठ जाते हैं। लॉन्ग जेनचुआन उनसे पूछता है कि क्या उसके बेटे को सच में ये फेंक ने खाली हाथों से हराया था। गार्ड जवाब देते हैं कि हाँ। फिर वह पूरी घटना विस्तार से सुनाने का आदेश देता है। गार्ड बताते हैं कि ये फेंक के शरीर में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी और उसने कोई धोखेबाज तरीका भी नहीं अपनाया। उसने सिर्फ एक अजीब मार्शल आर्ट से लॉन कियान को हरा दिया। लॉन्ग जेनचुआन पूछता है कि वह कौन सी मार्शल आर्ट थी। दूसरा गार्ड सिर खुजलाते हुए बताता है कि उसने ये फेंक को लड़ते समय कुछ तकनीकों के नाम चिल्लाते हुए सुना था, जैसे व्हाइट क्रेन स्प्रेडिंग विंग्स, एम्प्टी स्टेप पाम और बो स्टांस किक। यह सुनकर लॉन्ग जेनचुआन गहरी सोच में पड़ जाता है। वह मन ही मन सोचता है कि सिर्फ शारीरिक ताकत के दम पर यह फेंक ने उसके 5वीं लेयर वाले बेटे को इतनी आसानी से हरा दिया। इसका मतलब है कि उसके शरीर की ताकत कम से कम 8वीं लेयर के बराबर है। वह आगे सोचता है कि पियाओ मियाओ सेक्ट के डिसाइपल जादुई तकनीकों में भी माहिर हैं, इसलिए ज़रूर उनके पीछे कोई बहुत बड़ा कल्टीवेटर मौजूद है और संभव है कि वह खुद ये फेंक ही हो। आखिर में वह दोनों गार्ड को सख्त आदेश देता है कि भविष्य में पियाओ मियाओ सेक्ट के किसी भी सदस्य से कोई झगड़ा या टकराव नहीं होना चाहिए।
लॉन्ग तियांगसिंग तेजी से दौड़ते हुए लॉन्ग यूवे के पास पहुंचता है और कहता है कि उसने पियाओ मियाओ सेक्ट के बारे में सुना है जो बेहद शक्तिशाली है। यहाँ तक कि लॉन्ग फैमिली भी उससे डरती है, इसलिए वह उसी सेक्ट में शामिल होना चाहता है। लॉन्ग यूवे उससे पूछती है कि क्या लॉन्ग फैमिली में रहना उसके लिए ठीक नहीं है। इस पर लॉन्ग तियांगसिंग गुस्से में कहता है कि उसके ग्रेट अंकल उसे ट्रेनिंग ही नहीं करने देते, तो वह अपनी असली पहचान और अपनी क्षमता के बारे में कैसे जान पाएगा। लॉन्ग यूवे उसे समझाती है कि उसके ग्रेट अंकल उसकी सुरक्षा के लिए ऐसा करते हैं और फिलहाल उसके लिए अपनी सच्चाई न जानना ही बेहतर है। लेकिन लॉन्ग तियांगसिंग वहां से निकल जाता है और गलियों में दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते वह एक दीवार पर छलांग लगाकर खुली जगह में पहुंचता है। वह अपने सिर से हुड थोड़ा पीछे करता है और सोचता है कि दुनिया बहुत बड़ी है और वह इसे अपनी आंखों से देखना चाहता है। उधर पियाओ मियाओ सेक्ट के लीडर ये जांगमैन मेज पर बैठे हुए सोच रहे होते हैं कि इतने लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी तक किसी ने सेक्ट ज्वाइन करने के लिए आवेदन नहीं किया। तभी हुड पहने हुए लॉन्ग तियांगसिंग उनके सामने आता है और कहता है कि वह पियाओ मियाओ सेक्ट में शामिल होना चाहता है। ये जांगमैन उसकी आंखों की चमक देखकर समझ जाते हैं कि इस लड़के का स्टैमिना और शरीर दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। ये जांगमैन रजिस्टर खोलते हैं और उससे उसकी जानकारी पूछते हैं। लॉन्ग तियांगसिंग बताता है कि उसका नाम लॉन्ग तियांगसिंग है, उसकी उम्र 13 साल है, उसके पास अभी कोई कल्टीवेशन नहीं है और वह लॉन्ग फैमिली से संबंध रखता है। यह सुनकर वहां मौजूद दो लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगते हैं कि लॉन्ग फैमिली का एक सदस्य यहाँ कैसे आ गया। अभी कुछ समय पहले ही लॉन्ग किटियन की पिटाई हुई थी, इसलिए शायद उन्होंने जासूस भेजा है। तभी ये जांगमैन उससे पूछते हैं कि लॉन्ग किटियन उससे क्या रिश्ता रखता है। लॉन्ग तियांगसिंग बताता है कि वह उसका कजिन है। इसके बाद ये जांगमैन रजिस्टर में लिखते हैं कि छठे डिसाइपल लॉन्ग तियांगसिंग, उम्र 13 साल, बिना किसी कल्टीवेशन के लॉन्ग फैमिली से पियाओ मियाओ सेक्ट में शामिल हो गया है। फिर वह बताते हैं कि आज से वह पियाओ मियाओ सेक्ट का हिस्सा है और बाकी डिसाइपल्स शिलेई, हुओ युनजिए, ली जाओ जाओ और मो यिंग से उसका परिचय करवाते हैं। यह सुनकर लॉन्ग तियांगसिंग बहुत खुश हो जाता है कि लीडर ने उसे अपना लिया। तभी उसका हुड उतर जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोग उसका चेहरा देखने लगते हैं। लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि यही लॉन्ग फैमिली का वह लड़का है जो इंसान नहीं बल्कि एक अलग जाति का है और लॉन्ग फैमिली की बेटी का बेटा है। सबकी नज़रें अपनी तरफ देखकर लॉन्ग तियांगसिंग शर्मिंदा हो जाता है। वह आंखें बंद कर लेता है और मन ही मन चाहता है कि कोई उसकी तरफ न देखे। तभी ये जांगमैन उसके पास आते हैं। ये जांगमैन उसका चेहरा पकड़कर हंसते हुए कहते हैं कि इसकी त्वचा तो लड़कियों से भी ज़्यादा साफ है, आखिर यह क्या खाकर बड़ा हुआ है। फिर वह कहते हैं कि यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, अपने सीनियर भाई बहनों से मिलो। लॉन्ग तियांगसिंग भावुक होकर सोचता है कि लीडर उससे नफरत नहीं करते। तभी सीनियर डिसाइपल शिलेई हाथ बढ़ाकर उसे बुलाता है। लॉन्ग तियांगसिंग आगे बढ़कर सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता है। वहाँ मौजूद एक लड़की उसकी नीली आंखों की तारीफ करते हुए कहती है कि उसकी आंखें झील के पानी की तरह सुंदर हैं। तभी दृश्य बदलता है और दूर एक टी हाउस में बैठे कुछ लोग यह सब देख रहे होते हैं। बालकनी में खड़े लोग नीचे देखते हुए कहते हैं कि यही लॉन्ग फैमिली का वह अजीब लड़का है जो करीब 10 साल का लगता है। वहीं काले कपड़े पहने हेई डीजी भी उसे ध्यान से देखता है। तभी ली हांगशाओ गुस्से में कहता है कि यही जाति बार बार उनके शहर पर हमला करती रही है और पता नहीं यह किसका जासूस है। पास बैठा वूमिंग चाय पीते हुए उन्हें उकसाता है कि हेक्सुआन गेट पहले से ही चीशी सेक्ट की वजह से पियाओ मियाओ सेक्ट से नाराज है, तो क्यों न आज इसी लड़के को बहाना बनाकर उन पर हमला कर दिया जाए। ली हांगशाओ तुरंत उसकी बात मान लेता है। इसके बाद चारों लोग मेज से उठते हैं और गुस्से में सीढ़ियां उतरकर बाजार की तरफ बढ़ जाते हैं। इसी बीच एक छोटा सफेद बादल जैसा सिस्टम मैस्कॉट हवा में प्रकट होता है और बताता है कि नया डिसाइपल लॉन्ग तियांगसिंग ब्लू स्पिरिट आई क्षमता के साथ सेक्ट में शामिल हो चुका है। ये जांगमैन अपना असेसमेंट प्रोग्रेस देखते हैं जो अब 64% तक पहुंच चुका होता है। ये जांगमैन सोचते हैं कि अगर उन्हें 5 और डिसाइपल्स मिल जाएं तो उनका टास्क पूरा हो जाएगा। वह लॉन्ग तियांगसिंग की क्षमता देखकर खुश होते हैं और सोचते हैं कि उन्हें एक बेहतरीन डिसाइपल मिल गया है। तभी सामने से दुश्मन आते हुए दिखाई देते हैं। ली हांगशाओ और उसके साथी वहां पहुंचकर जोर से चिल्लाते हैं कि पियाओ मियाओ सेक्ट ने एक गैर इंसान को अपना डिसाइपल बना लिया है। क्या वे पूरे शहर को अपना दुश्मन बनाना चाहते हैं? वह ये जांगमैन के सामने आकर सवाल करता है। ये जांगमैन आराम से अपना कान खुजलाते हुए उससे पूछते हैं, क्या तुमने खाना खाया? ली हांगशाओ हैरान होकर कहता है कि अभी तक नहीं, लेकिन इसका इस बात से क्या संबंध है? ये जांगमैन जवाब देते हैं कि वह जिसे चाहें अपना डिसाइपल बनाए, इससे तुम्हें क्या मतलब? दुश्मन सेक्ट का एक और सदस्य कहता है कि डिसाइपल बनाना तुम्हारा मामला है, लेकिन किसी अजीब जाति के व्यक्ति को शामिल करना ठीक नहीं, क्योंकि हो सकता है वह दुश्मन का जासूस हो। यह सुनकर लॉन्ग तियांगसिंग परेशान हो जाता है और ये जांगमैन भी गुस्से में आने लगते हैं। तभी ली हांगशाओ सामने खड़ी एक डिसाइपल की ओर उंगली दिखाकर कहता है कि तुम लोगों ने तो एक डीमन फॉक्स भी पाल रखा है जो बहुत खतरनाक है।
उस समय एक लड़की छोटे सफ़ेद जानवर श्याओबाई को गोद में लिए होती है। लड़की कहती है कि श्याओबाई बहुत प्यारा है और किसी के लिए खतरा नहीं हो सकता। ये जांगमैन उसे अपने हाथ में उठाकर बताते हैं कि यह उनके सेक्ट का गार्डियन स्पिरिट बीस्ट है और उसे अपनी ताकत दिखाने के लिए कहते हैं। श्याओबाई हल्की सी गुर्राहट करता है। बाकी डिसाइपल्स उसे देखकर कहते हैं कि वह कितना प्यारा है, लेकिन ली हांगसियाओ फिर भी गुस्से में कहता है कि यह उनकी जाति का नहीं है और इसे तुरंत सेक्ट से निकाल देना चाहिए। इस पर ये जांगमैन गुस्से में कहते हैं, बहुत हो गया। ये जांगमैन हमला करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ली हांगसियाओ उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एक साधारण इंसान उसका क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन अगले ही पल वह हवा में उड़कर बहुत दूर जा गिरता है। ये जांगमैन खुद भी हैरान रह जाते हैं कि वह अचानक इतने शक्तिशाली कैसे हो गए। तभी सिस्टम बताता है कि अब उनकी कल्टीवेशन छी रिफाइनिंग 9th लेयर के पीक तक पहुंच चुकी है, इसलिए उनकी ताकत इतनी बढ़ गई है। ये जांगमैन सोचते हैं कि उन्हें अपनी असली शक्ति का अंदाज़ा ही नहीं था। नीचे गिरा ली हांगसियाओ दर्द से कराह रहा होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। उसके साथी उसे उठाते हैं। वह गुस्से में ये जांगमैन की ओर इशारा करके कहता है कि उसने उस पर हमला किया है और वह इसकी शिकायत सिटी लॉर्ड से करेगा। ये जांगमैन कहते हैं कि तुम खुद मेरे सामने आकर टकराए थे, मेरा हमला तो तुम्हें लगने भी नहीं वाला था। अगर शिकायत करनी है तो जाओ और यहाँ से निकलो। फिर वह मन ही मन सोचते हैं कि अच्छा हुआ इसने उनसे पैसे नहीं मांगे। इसके बाद ये जांगमैन अपने हाथ को देखते हुए सोचते हैं कि अगर कोई उनके सेक्ट के मामलों में दखल देगा तो उसे करारा जवाब मिलेगा और अब उन्हें सिटी लॉर्ड का भी कोई डर नहीं है। उन्हें बस यही हैरानी होती है कि उनके एक थप्पड़ से ही ली हांगसियाओ के मुंह से खून निकल आया। आखिर में ली हांगसियाओ घायल हालत में उन्हें धमकी देता है कि वह इसका बदला जरूर लेगा। उसके साथ ही उसे संभालकर वहां से भाग जाते हैं और ये जांगमैन उन्हें डांटते रहते हैं। इसके बाद ये फेंग गुस्से में कहता है कि अगर कोई उनके काम में रुकावट डालेगा तो वह उसे सबक सिखाकर रहेगा। ये फेंग बाजार की तरफ देखते हुए कहता है कि अब वह और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं टोपी पहने और चेहरे पर घाव के निशान वाली एक लड़की उसकी ताकत से काफी प्रभावित दिखाई देती है। नीली आंखों वाला लोंग तियांगसिंग खुशी और हैरानी से ये फेंग की ताकत देखता है। वह उनकी चालें सीखना चाहता है और पियाओ मियाओ सेक्ट में शामिल होकर बेहद खुश होता है। बाजार में मौजूद लोग आपस में चर्चा करते हैं कि ये फेंग पहले लोंग चीटियन और फिर ली हांगसियाओ को हरा चुका है, इसलिए अब उसके दुश्मन बहुत बढ़ गए हैं और ऐसे सेक्ट में शामिल होना सुरक्षित नहीं होगा। ये फेंग अपना चेहरा हाथों से ढक लेता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने नए डिसाइपल्स की भर्ती और भी मुश्किल बना दी है। दूसरी ओर बालकनी में खड़ी जिया युलन के पास उसकी दासी आती है और उसे ये फेंग के बारे में बताती है। जिया युलन मुड़कर बैठ जाती है और सोचती है कि ये फेंग की टेक्निक्स बेहद शानदार हैं और शायद वही उसकी मदद कर सकते हैं। वह चाय का कप उठाती है। उसकी दासी पूछती है कि क्या वह ये फेंग से मिलने जाएंगी। जिया युलन मुस्कुराकर हामी भर देती है। उधर ये फेंग बाजार में चल रहा होता है। लोग उसे देखकर बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि वहाँ एक बेहद खूबसूरत लड़की आ रही है, जबकि दूसरा उसे धीरे बोलने को कहता है क्योंकि वह जिया फैमिली की दूसरी बेटी जिया युलन है। लोग बताते हैं कि जिया फैमिली लोंग फैमिली से भी ज्यादा शक्तिशाली है और उनके कई टॉप कल्टीवेटर्स बाइफू सिटी के सबसे ताकतवर लोगों में गिने जाते हैं। कुछ ही देर बाद जिया युलन ये फेंग के पास पहुंचती है और उनसे बातचीत शुरू करती है। वह अपना परिचय देती है और कहती है कि वह उनकी टेक्निक्स के बारे में और सीखना चाहती है। ये फेंग मन ही मन हैरान होता है कि क्या उसकी पिछली लड़ाइयों की खबर पूरे शहर में फैल चुकी है। ये फेंग सावधानी से जवाब देता है कि उसकी समझ इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जिया युलन उससे अपनी कल्टीवेशन में मदद मांगती है और बदले में इनाम देने की पेशकश करती है। ये फेंग मन ही मन सोचता है कि अगर उसे इसका हल पता होता तो यह पैसे कमाने का अच्छा मौका होता, लेकिन उसे लगता है कि उसने ऐसी टेक्निक पहले कभी नहीं देखी। इसके बाद वह खांसते हुए बात आगे बढ़ाता है। ये फेंग कहता है कि उसे पैसों से कोई मतलब नहीं, लेकिन वह आमतौर पर सिर्फ अपने सेक्ट के लोगों को सिखाता है। जिया युलन उसे जल्दबाजी में मना करने से रोकती है और बताती है कि उसकी टेक्निक अधूरी है और वह उसी में फंसी हुई है। ये फेंग तुरंत सोचता है कि अगर वह जिया युलन को अपने सेक्ट में शामिल कर ले तो उसकी टेक्निक भी उसके हाथ लग सकती है। जिया युलन 2 उंगलियां उठाकर इशारा करती है और कहती है कि अगर उसकी मदद से वह सफल हो गई तो वह उसे स्पिरिट स्टोन्स देगी। ये फेंग कहता है कि वह उसकी मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे पियाओ मियाओ सेक्ट में शामिल होना होगा। वह भरोसा दिलाता है कि आज ही उसकी टेक्निक को बेहतर बना देगा। इसके बाद ये फेंग मन ही मन सोचता है कि ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, वरना बाद में परेशानी हो सकती है। जिया युलन हैरानी से पूछती है कि क्या यह सच है। ये फेंग हाँ कह देता है। पीछे खड़ा उसका साथी भी खुश हो जाता है। फिर ये फेंग शर्त रखता है कि अगर वह उसे सिखाने में सफल नहीं हुआ तो जिया युलन जब चाहे सेक्ट छोड़ सकती है।
ये फंग सोचता है कि अगर जिया युलान उनके सेक्ट में शामिल हो गई तो पियाओमियाओ सेक्ट की प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाएगी। जिया युलान उसकी बात मान लेती है। तभी दृश्य बदलता है। ये फंग मेज के पीछे बैठा होता है कि तभी कुछ दुश्मन वहां पहुंच जाते हैं। ये फंग उन्हें देखकर चौंक जाता है। उसका साथी बताता है कि नए लोग आए हैं जो उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। एक आदमी जिया युलन से कहता है कि ये फंग एक धोखेबाज है। उसी समय सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग चिऊ दामिंग वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि वह इस मामले को खुद देखेंगे। ये फंग सफाई देता है कि उसने किसी को नहीं मारा, बल्कि सामने वाला खुद उससे आकर टकराया था। उसका साथी भी उसकी बात की पुष्टि करता है। इसके बाद जिया युलन आगे आकर कहती है कि उसने टी हाउस की तीसरी मंजिल से पूरी घटना अपनी आंखों से देखी थी और ये फेंग सच बोल रहा है। जिया युलन कहती है कि यह पूरी घटना सिर्फ एक गलत फहमी है। यह सुनकर चिऊ दामिंग समझ जाते हैं कि जिया फैमिली की बेटी से दुश्मनी लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन गुस्से में खड़ा आदमी फिर भी ये फेंग पर उंगली उठाकर कहता है कि एक साधारण इंसान जिया फैमिली की बेटी की मदद कैसे कर सकता है। ये फेंग आराम से बैठा हुआ जवाब देता है कि यह उसका और जिया युलान का निजी मामला है और किसी दूसरे को इसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं है। वह आदमी कहता है कि वह देखेगा ये फेंग आखिर उसकी मदद कैसे करता है। अगर वह नाकाम रहा तो पियाओमियाओ सेक्ट की इज्जत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। आखिर में ये फेंग कहता है कि सावधानी के लिए जिया युलन को सबके सामने अपनी टेक्निक का प्रदर्शन करना चाहिए ताकि वह उसकी कमी समझ सके। जिया युलन उसकी बात मान जाती है और अपनी टेक्निक दिखाने के लिए तैयार हो जाती है। एक आदमी हैरानी से एक बेहद ऊंचे स्तर की मार्शल आर्ट टेक्निक की बात कर रहा होता है। वहीं सिटी लॉर्ड्स मैंशन का सफ़ेद दाढ़ी वाला स्टूवर्ड ध्यान से देखता है और सोचता है कि यह तो सेकंड ग्रेड टेक्निक है जिसे सीखने का अधिकार उसे भी कभी नहीं मिला। इसके बाद जिया युलान अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का प्रदर्शन करती है और बताती है कि इस टेक्निक का नाम लुओ यिंग बिन फेन है। वह कहती है कि यह अटैक और डिफेंस दोनों के लिए बेहतरीन है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसके पास इसका सिर्फ अधूरा स्क्रॉल है। फिर वह ये फेंग से पूछती है कि क्या वह इसे पूरा कर सकते हैं। ये फेंग जवाब देता है कि वह उसे यह टेक्निक सिखा सकता है, लेकिन पहले उसे पियाओमियाओ सेक्ट में शामिल होना होगा। वहां मौजूद सभी लोग यह सुनकर हैरान रह जाते हैं कि कोई सिर्फ एक बार देखकर टेक्निक कैसे सीख सकता है। तभी एक लड़का ये फेंग का मजाक उड़ाने लगता है। वह लड़का ये फेंग से कहता है कि अगर इतनी ही काबिलियत है तो और दिखावा करके दिखाए। तभी जिया युलान कहती है कि वह पियाओमियाओ सेक्ट में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन अगर ये फेंग उसे टेक्निक नहीं सिखा पाए तो वह सेक्ट छोड़ देगी, और अगर सिखा दिया तो वह हमेशा इसी सेक्ट की डिसाइपल बनी रहेगी। इसके बाद ये फेंग उससे उसका नाम, जन्म तिथि और परिचय पूछता है। जिया युलन बताती है कि उसका नाम जिया युलन है, उसकी उम्र 17 साल है और वह बाइफू सिटी की बाइफू साउथ स्ट्रीट से है। जैसे ही ये फेंग उसका नाम रजिस्टर में लिखता है, सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाता है। स्क्रीन पर जिया युलान की पूरी जानकारी, उसके स्किल्स और मार्शल आर्ट्स की सारी डिटेल्स दिखाई देने लगती हैं। ये फेंग देखता है कि सिस्टम ने जिया युलान की अधूरी स्क्रॉल टेक्निक को भी पूरी तरह परफेक्ट बना दिया है। वह सिस्टम की इस अद्भुत क्षमता को देखकर काफ़ी प्रभावित होता है। दूसरी तरफ वही लड़का अब भी सोच रहा होता है कि ये फेंग सिर्फ नाटक कर रहा है। तभी ये फेंग एक कागज़ पर एक जादुई सील बनाता है और वह कागज़ जिया युलान को दे देता है। कागज़ देखते ही जिया युलान की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि अब तक उसकी पूरी साधना और तरीका गलत था। यह देखकर ये फेंग का मजाक उड़ाने वाला लड़का भी थोड़ा परेशान हो जाता है। इसके बाद जिया युलान उसी कागज़ की मदद से अपनी टेक्निक का दोबारा प्रदर्शन करती है। उसके हाथों से गुलाबी रंग की जादुई रोशनी और रहस्यमयी निशान निकलने लगते हैं। वह गुलाबी रोशनी हवा में पहले एक पक्षी का रूप लेती है और फिर एक विशाल तलवार का आकार बना लेती है। उसी समय उस लड़के के ऊपर एक विशाल हाथ की परछाई दिखाई देने लगती है। जिया युलान गुस्से में कहती है कि उसने उनके सेक्ट मास्टर का मजाक उड़ाया है। फिर वह अपनी टेक्निक से उस लड़के को इतनी जोर से हमला करती है कि वह उड़कर पीछे दीवार से टकराता है और काली स्याही में जा गिरता है। यह देखकर ये फेंग हंसने लगता है। वह लड़का गुस्से में उठकर ये फेंग का नाम पुकारता है, लेकिन अचानक उसे उल्टी आने लगती है और उसके दोस्त उसे संभालते हैं। इसके बाद जिया युलान सम्मान के साथ ये फेंग के सामने झुककर पियाओमियाओ सेक्ट में शामिल होने की बात स्वीकार करती है। वहीं सिटी लॉर्ड्स मैंशन का सफ़ेद दाढ़ी वाला स्टूवर्ड भी ये फेंग की तारीफ करता है और कहता है कि वह सच में जो जाकियन द्वारा चुना गया व्यक्ति है। ये फेंग घोषणा करता है कि आज से जिया युलान पियाओमियाओ सेक्ट की 7वीं डिसाइपल है। यह सुनकर उसकी दोनों नौकरानियां सिया है और छियूजू परेशान हो जाती हैं कि उनकी मालकिन के सेक्ट में चले जाने के बाद उनका क्या होगा। ये फेंग उनकी क्षमता देखकर दोनों को भी पियाओमियाओ सेक्ट में शामिल होने का प्रस्ताव देता है। जिया युलान उन्हें सेक्ट मास्टर का धन्यवाद करने के लिए कहती है। इसके बाद ये फेंग उनके नाम भी रजिस्टर में दर्ज कर देता है।
सिस्टम दोनों को भी सफलतापूर्वक रजिस्टर कर लेता है। ये फंग खुशी से सोचता है कि उसका मिशन अब 85% पूरा हो चुका है और अब उसे सिर्फ 2 और डिसाइपल्स की ज़रूरत है। कुछ ही देर में वहाँ बड़ी भीड़ जमा हो जाती है। तभी सफ़ेद बालों वाला लड़का लोगों को देखकर उत्साहित होकर कहता है कि वहाँ उसके मामा और उसकी माँ भी आ गए हैं। इसके बाद लाओ लोंग वहाँ पहुँचता है और ये फंग का धन्यवाद करता है। फिर वह जिया युलन से उसके पिता का हालचाल पूछता है। उसी समय शिंगर अपनी मां के साथ वापस जाने से मना कर देता है और कहता है कि वह प्याओ म्याओ सेक्ट में ही रहेगा। लाओ लोंग भी उसे अनुमति दे देता है और कहता है कि ये फेंग से सीखना उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। ये फेंग मन ही मन सोचने लगता है कि अभी कुछ देर पहले तक यही लोग उससे बहस कर रहे थे, लेकिन अब अचानक इतने नरम कैसे हो गए। दूसरी तरफ शिंगर अपने मामा का धन्यवाद करता है। इसके बाद लाओ लोंग ये फेंग से माफी मांगता है और कहता है कि उसके बेटे ने पहले बदतमीजी की थी। ये फेंग तुरंत समझ जाता है कि यह चालाक बूढ़ा पहले से सब कुछ देख रहा था और अब अपने बेटे को भी प्याओ म्याओ सेक्ट में दाखिल करवाना चाहता है, लेकिन ये फेंग साफ शब्दों में मना कर देता है और कहता है कि उसके बेटे का प्याओ म्याओ सेक्ट से कोई भाग्य नहीं जुड़ा है। यह सुनकर लाओ लोंग थोड़ा नाराज हो जाता है। तभी जिया युलन बीच में आकर कहती है कि किसे सेक्ट में रखना है और किसे नहीं, यह फैसला सिर्फ सेक्ट मास्टर का होता है। लाओ लोंग हंस पड़ता है और उसकी बात से सहमत हो जाता है। इसके बाद लाओ लोंग मेज पर 50 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का एक डिब्बा रख देता है और कहता है कि यह चिंगर की एडमिशन फी है। वह ये फंग को धीरे से यह भी बता देता है कि चिंगर का असली परिचय बिल्कुल साधारण नहीं है। लाओ लोंग आगे कहता है कि जब तक चिंगरची रिफाइनिंग लेवल 7 तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसे बाइफू सिटी से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। इतना कहकर वह लोग वहां से चले जाते हैं। आसपास मौजूद लोग बातें करने लगते हैं कि जिया युलन के प्याओ म्याओ सेक्ट में शामिल होने के बाद अब शायद ही कोई इस सेक्ट से दुश्मनी मोल लेना चाहेगा। दूसरी ओर ये फेंग अपनी स्क्रीन पर बढ़ती हुई रेपुटेशन देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद जिया युलन ये फेंग से अनुमति मांगती है कि वह एक बार घर जाकर अपने पिता को सब कुछ बताना चाहती है और अगले दिन वापस सेक्टे में लौट आएगी। ये फेंग उसे जाने की अनुमति दे देता है और कहता है कि वह उसके लौटने का इंतजार करेगा। जिया युलन के जाने के बाद ये फेंग सोचता है कि अगर उसे 2 और डिसाइपल्स मिल जाएं तो उसका मिशन पूरा हो जाएगा और उसे सिस्टम का गिफ्ट पैक भी मिल जाएगा। तभी अचानक बहुत सारे लोग दौड़ते हुए आते हैं और प्याओ म्याओ सेक्ट में दाखिला लेने की इच्छा जताते हैं। उसके सामने एक बड़ा रजिस्टर खुला हुआ होता है जिस पर चीनी भाषा में कुछ लिखा होता है। उसके सामने लाल रंग का एक डिजिटल बॉक्स भी दिखाई देता है जिस पर भी चीनी भाषा में जानकारी चल रही होती है। ये फेंग के चेहरे पर घबराहट और चिंता साफ नजर आती है। वह गहरी सोच में डूबा रहता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। फिर वह सामने खड़े व्यक्ति से शांत तरीके से बात करता है, लेकिन उसकी बात सुनकर वह व्यक्ति हैरान रह जाता है। ये फंग उसे मना कर देता है और हाथ के इशारे से अगले उम्मीदवार को बुलाता है। अगला लड़का मुस्कुराते हुए आगे आता है, लेकिन उसके साथ खड़ा दूसरा लड़का उसे पीछे खींच लेता है। ये फंग उसे भी स्वीकार नहीं करता और अगले व्यक्ति को बुला लेता है। इसके बाद पूरे बाजार का दृश्य दिखाई देता है जहाँ बड़ी संख्या में लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। तभी एक लड़की ये फेंग के पास खड़ी होकर उससे बात करती है। ये फेंग हल्का सा खांसते हुए गंभीर स्वर में जवाब देता है, जिसे सुनकर लड़की हैरानी से ओह कह देती है। उनके पीछे एक लड़की खड़ी होती है जिसने बड़ी टोपी पहन रखी होती है और चेहरे पर मास्क लगा होता है। वह टोपी वाली लड़की गहरी सोच में डूबी दिखाई देती है। तभी दृश्य बदलता है और एक विशाल सफेद चील दिखाई देती है जिस पर एक लड़की सवार होकर एक भव्य महल में पहुंचती है। वहां बैठा व्यक्ति उसका पिता होता है और लड़की उसे डैड कहकर बुलाती है। अपनी बेटी को देखकर उसके पिता हैरानी से अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और उसकी ओर उंगली दिखाते हुए आश्चर्य जताते हैं। लड़की मुस्कुराकर जवाब देती है और फिर चील से नीचे उतरने लगती है। वह धीरे धीरे हवा में तैरते हुए जमीन पर उतरती है। उसके चारों ओर गुलाबी फूलों की पंखुड़ियां उड़ रही होती हैं। यह देखकर उसके पिता गुस्से और हैरानी में हाथ का बड़ा कप जमीन पर पटक देते हैं, जिससे पानी चारों तरफ फैल जाता है। उनके साथ बैठे 2 बुजुर्ग भी लड़की को अविश्वास से देखते रहते हैं। लड़की शांत भाव से तीनों को जवाब देती है। तीनों बुजुर्ग बार बार एक दूसरे और लड़की की तरफ देखते हैं, जैसे उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा हो। इसके बाद तीनों आपस में हैरानी से बातचीत करते हैं। फिर दृश्य लड़की की ओर जाता है, जहां वह अपने हाथों से गोल गोल एनर्जी सर्कल बनाती है और उसके चारों ओर गुलाबी पंखुड़ियां उड़ने लगती हैं। वह बेहद खूबसूरती से अपनी एनर्जी को नियंत्रित करती है। उसका पिता अब भी आश्चर्य से उसे देख रहा होता है और दोनों के बीच किसी पुरानी बात को लेकर बातचीत चलती रहती है। लड़की पूरी शांति से उनके सवालों का जवाब देती है। कुछ देर बाद उसका पिता कुर्सी से उठकर उत्साह में उससे बात करता है। लड़की हल्की झिझक के साथ हाथ उठाकर उन्हें शांत रहने का इशारा करती है और दोनों की बातचीत जारी रहती है। इसके बाद लड़की पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने पिता के सामने खड़ी होकर बात करती रहती है, जबकि उसके पिता परेशान और नाराज दिखाई देते हैं। दोनों के बीच बहस धीरे धीरे तेज हो जाती है।
आखिर में उसके पिता गुस्से में उंगली उठाकर उसे डांटते हैं, लेकिन लड़की बिल्कुल नहीं डरती। वह उनके पास आकर शांति से उन्हें समझाने की कोशिश करती है। इसके बाद पिता गंभीर स्वर में उसे आखिरी हिदायत देते हैं, लेकिन लड़की साफ शब्दों में मना कर देती है। फिर वह दोबारा सफ़ेद चील पर सवार होकर वहां से उड़ जाती है। उसके पिता पीछे से उसे वापस बुलाते रह जाते हैं। इसके बाद लड़की बादलों के बीच चील पर उड़ती दिखाई देती है। तभी दृश्य बदलता है और ये फेंग अपने साथियों के साथ एक विशाल तलवार पर सवार होकर बादलों के ऊपर उड़ रहा होता है। सभी लोग काफी खुश नजर आते हैं। इसी दौरान नीचे जमीन पर एक विशाल हनी बैजर चट्टान पर सोता हुआ दिखाई देता है। कुछ ही देर बाद वही हनी बैजर अचानक जाग जाता है। उसकी लाल आंखें चमकने लगती हैं और वह जोर से गुर्राता है। दूसरी ओर ये फेंग अपने साथियों को अपने सेक्ट का इलाका दिखा रहा होता है, जबकि सफेद बालों वाला लड़का हैरानी से चारों तरफ देख रहा होता है। सफेद बालों वाला लड़का भावुक होकर लगभग रोने लगता है, लेकिन फिर खुद को संभालकर मुस्कुराने की कोशिश करता है। ये फेंग उससे गंभीरता से बात करता है और उसे हिम्मत देता है। इसके बाद ये फेंग मुस्कुराकर अपने सेक्ट के खुले दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहता है कि पहले अंदर चलते हैं। तभी उनके साथ मौजूद छोटा सफेद जानवर अचानक गुर्राने लगता है। वह छोटा जानवर अपने दांत निकालकर खतरे का संकेत देता है। उसी समय टोपी और मास्क पहने लड़की अपनी तलवार निकालती है, जिसमें से नीली रोशनी निकलती है। वह सभी को चेतावनी देती है कि खतरा पास आ चुका है। तभी वही हनी बैजर तेजी से उनकी ओर दौड़ता हुआ दिखाई देता है। टोपी वाली लड़की सबको सावधान रहने के लिए कहती है और बताती है कि यह कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि बेहद ताकतवर बीस्ट है। यह सुनकर सफेद बालों वाला लड़का घबरा जाता है और अपने बाल पकड़कर कहता है कि पहले ही दिन इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। उसी समय एक छोटी लड़की सफेद प्यारे जानवर को गोद में लेकर डर के मारे रोने लगती है। दूसरी तरफ ये फेंग दौड़कर एक बड़ा लकड़ी का शील्ड उठा लेता है और सभी को लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहता है। उसके बाकी साथी भी अपनी अपनी टेक्निक्स तैयार करने लगते हैं। सभी मिलकर एक मैजिकल शील्ड बना लेते हैं, लेकिन हनी बैजर पूरी रफ्तार से हमला करता है और एक लड़के की बनाई हुई शील्ड को अपने पंजों से तोड़ देता है। तेज झटके से वह लड़का दूर जा गिरता है। उसे गिरते देख बाकी दो साथी तुरंत आगे बढ़ते हैं और आयरन शील्ड बोलकर एक और सुरक्षा कवच तैयार करते हैं, लेकिन हनी बैजर इतना शक्तिशाली होता है कि वह उसे भी तोड़ देता है। दोनों साथी खून की उल्टी करते हुए दूर जा गिरते हैं। यह देखकर ये फेंग अपने लकड़ी के शील्ड के पीछे से हैरान रह जाता है। इसके बाद टोपी वाली लड़की आगे बढ़ती है और अपनी तलवार से नीली एनर्जी का जबरदस्त हमला करती है, लेकिन हनी बैजर अपने पंजों से उस वार को रोक देता है। दोनों के टकराने से चिंगारियां निकलती हैं और लड़की समझ जाती है कि यह बीस्ट उसकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगले ही पल हनी बैजर पलटवार करता है और लड़की दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ती है। उसकी टोपी भी उतर जाती है। सफेद बालों वाला लड़का जोर से चिल्लाता है, ये फेंग यहाँ से भागो, लेकिन ये फेंग गुस्से और जोश में लकड़ी का बड़ा तख्ता मजबूती से पकड़ लेता है। ये फेंग पूरी ताकत से उस लकड़ी के तख्ते से हनी बैजर पर वार करता है। तख्ता टूटकर बिखर जाता है, लेकिन हनी बैजर हवा में उछलकर पहाड़ी से नीचे जा गिरता है। यह देखकर ये फेंग खुद अपने हाथों को आश्चर्य से देखने लगता है कि उसमें इतनी ताकत आखिर आई कहाँ से। वह मन ही मन सोचता है कि कहीं सिस्टम में कोई बग तो नहीं आ गया जिसकी वजह से उसकी ताकत अचानक इतनी बढ़ गई। तभी उसके दो साथी हैरानी से उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि जो व्यक्ति खुद को साधारण इंसान कहता था, उसने इतने शक्तिशाली बीस्ट को इतनी दूर कैसे फेंक दिया। ये फेंग हल्का सा खांसते हुए बहाना बनाता है और कहता है कि उसकी शारीरिक ताकत बस थोड़ी ज्यादा है। वहीं जमीन पर गिरी हुई लड़की मन ही मन सोचती है कि ये फेंग जरूर अपनी असली शक्ति छिपा रहा है और जानबूझकर साधारण इंसान होने का नाटक कर रहा है। इसके बाद ये फेंग सभी को भरोसा दिलाता है कि अगर वह बीस्ट दोबारा आया तो इस बार वह खुद उससे निपटेगा। फिर अकेले में सोचता है कि उसकी ताकत तो बढ़ गई है, लेकिन अभी भी वह मैजिक और स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, इसलिए आज रात उसे बुनियादी स्तर से प्रैक्टिस करनी होगी। आखिर में पहाड़ी के नीचे वही हनी बैजर अब भी जिंदा होता है। वह गुस्से में जोर से गुर्राता है और हार मानने से इनकार कर देता है। ये फेंग उसे देखकर हैरान हो जाता है कि इतना जोरदार हमला खाने के बाद भी वह जिंदा है। इसके बाद वह उसकी पूंछ पकड़कर उसे हवा में उछाल देता है। हनी बैजर हवा में उड़ता हुआ चांद के पास से गुजरता है और फिर नीचे नदी में जाकर गिरता है। पानी का बड़ा छींटा उठता है। दूसरी ओर ये फेंग अंदर चला जाता है और राहत की सांस लेता है। उसी समय काले कपड़ों और बड़ी टोपी वाली लड़की छत पर बैठी ये फेंग की ताकत के बारे में सोच रही होती है। वह मन ही मन हैरान होती है कि आखिर कौन सा इंसान इतने बड़े बीस्ट को गेंद की तरह उठाकर फेंक सकता है। कुछ देर बाद वह लड़की छत से छलांग लगाकर नीचे आती है। वहीं बाकी सभी शिष्य सुबह सुबह अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। ये फेंग भी उठकर अंगड़ाई लेता है। सुबह होते ही बाकी लोग भी जाग जाते हैं। एक छोटा बच्चा पानी की बाल्टी उठाकर ये फेंग को सुबह का अभिवादन करता है। ये फेंग उन्हें देखकर मुस्कुरा देता है। इसके बाद ये फेंग पहाड़ों के बीच खड़ा होकर दूर की ओर देखता है। वहाँ कुछ यूमिंग लांग
भेड़िए एक गाड़ी और उसके साथ चल रहे लोगों को चारों तरफ से घेर चुके होते हैं। वह तुरंत सभी साथियों को वहां देखने के लिए बुलाता है। टोपी वाली लड़की ध्यान से देखकर बताती है कि वहां कुल 5 भेड़िए हैं, जिनमें 4 मध्यम स्तर के हैं और एक ऊंचे स्तर का है। वह उनकी ताकत का भी अंदाजा लगाती है। वह आगे बताती है कि उस कारवां में लगभग 15 लोग हैं, जिनमें से 5 घायल हैं और उनका सबसे ताकतवर योद्धा भी बुरी तरह घायल हो चुका है। तभी एक लड़की ये फेंग से पूछती है कि क्या उन्हें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। ये फेंग सोच में पड़ जाता है। वह कहता है कि लोगों के दिलों का भरोसा नहीं होता, इसलिए फैसला करना आसान नहीं है। तभी वही हनी बैजर एक बार फिर उनके सामने आ जाता है। हनी बैजर को देखकर सभी चौंक जाते हैं। ये फेंग सबको शांत रहने के लिए कहता है और तुरंत उस पर झपटकर उसे पकड़ लेता है। फिर वह उसे तेजी से गोल गोल घुमाने लगता है। इसके बाद ये फेंग उसे दोबारा हवा में उछाल देता है, लेकिन इस बार वह उसे भेड़ियों की तरफ फेंकने के बजाय गलती से दूसरी दिशा में फेंक देता है। यह देखकर वह खुद भी हैरान और परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ नीचे भेड़िए कारवां पर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं। घायल डाचुईगे अपने साथी से कहता है कि ये भेड़िए बेहद खूंखार हैं और वे ज्यादा देर तक उनका सामना नहीं कर पाएंगे। उसका साथी जवाब देता है कि अभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि उम्मीद अभी बाकी है। इसके बाद सभी मिलकर एक सुरक्षा कवच तैयार करते हैं। भेड़िए उस रक्षा चक्र को देखकर गुर्राने लगते हैं और हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एक भेड़िया गाड़ी के ऊपर छलांग लगाता है, लेकिन अचानक आसमान से गिरता हुआ हनी बैजर उसी पर आ गिरता है और उसे दबा देता है। यह देखकर कारवां के सभी लोग हैरान रह जाते हैं, जबकि बाकी भेड़िए भी उसके सामने आकर रुक जाते हैं। हनी बैजर भेड़ियों पर जोर जोर से गुर्राता है और बेहद खतरनाक अंदाज में दहाड़ने लगता है। कारवां का मुखिया डरकर कहता है कि भेड़ियों से तो जान बच गई, लेकिन अब इस नई मुसीबत से कैसे बचेंगे। कुछ ही देर बाद भेड़िए हनी बैजर की ओर बढ़ते हैं और हनी बैजर भी उन पर झपट पड़ता है। कारवां के लोग डरकर भागने की बात करते हैं। तभी आसमान से काले कपड़ों वाली लड़की तलवार लेकर नीचे उतरती है। वह हनी बैजर पर हमला करके उसे दूर फेंक देती है। फिर वह ये फेंग को बताती है कि यह बीस्ट फिर से वापस आ रहा है। हनी बैजर गुस्से में लौटता है और ये फेंग से दोबारा भिड़ जाता है। ये फेंग उसके सभी हमलों को रोक देता है। फिर उसे पकड़कर एक बार फिर पास की झील में फेंक देता है, जहाँ पानी का बहुत बड़ा छींटा उठता है। इसके बाद कारवां के सभी लोग गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। कारवां का मालिक और उसके बच्चे ये फेंग के सामने झुककर उनका धन्यवाद करते हैं। उनके बाकी साथी भी झुककर उन्हें सीनियर कहकर सम्मान देते हैं। ये फेंग उन्हें उठने के लिए कहता है। तब कारवां का मुखिया बताता है कि वह ओयांग फैमिली का प्रमुख है और फेंग हो सिटी से बाइफू सिटी जा रहा था, लेकिन रास्ते में उन पर हमला हो गया। तभी टोपी वाली लड़की उनसे रास्ते की स्थिति के बारे में पूछती है। ओयांग फैमिली का प्रमुख बताता है कि फेंग हो सिटी के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए वह उन्हें बाइफू सिटी ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में भेड़ियों ने घेर लिया। यह सुनकर ये फेंग पूछता है कि आखिर शहर में हुआ क्या है। वह बताता है कि शहर पर डीमंस ने हमला कर दिया है और जिसके पास भी ताकत थी वह शहर छोड़कर जा चुका है। इसके बाद वह बताता है कि उसकी पत्नी का मायका बाइफू सिटी में है, इसीलिए वह वहीं जा रहा था। फिर वह ये फेंग से उनका नाम और उनके सेक्ट का नाम पूछता है। ये फेंग अपना परिचय देते हुए कहता है कि वह पियाओ मियाओ सेक्ट का सेक्ट मास्टर है। यह सुनकर ओयांग फैमिली का प्रमुख अपने बच्चों की तारीफ करता है और कहता है कि उनके पास अच्छे स्पिरिचुअल रूट्स हैं। फिर वह पूछता है कि क्या वे पियाओ मियाओ सेक्ट में शामिल हो सकते हैं। ये फेंग मन ही मन खुश हो जाता है। उसे अपना मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ 2 और डिसाइपल्स चाहिए थे, इसलिए वह तुरंत उनकी बात मान लेता है। दोनों बच्चे खुशी खुशी ये फेंग को झुककर प्रणाम करते हैं। तभी टोपी वाली लड़की बताती है कि कोई और भी उनकी तरफ आ रहा है। दूर से 2 घुड़सवार तेजी से आते हुए दिखाई देते हैं। वे घुड़सवार ओयांग फैमिली के प्रमुख का हाल पूछते हैं और जानना चाहते हैं कि रास्ता सुरक्षित था या नहीं। तभी उनकी नज़र गड्ढे में पड़े मरे हुए भेड़िए पर पड़ती है। दोनों घुड़सवार घबरा जाते हैं और पूछते हैं कि क्या यहाँ कोई बड़ा खतरा था। ओयांग फैमिली का प्रमुख बताता है कि खतरा तो था, लेकिन पियाओ मियाओ सेक्ट के ये फेंग ने उनकी जान बचा ली। यह सुनकर दोनों घुड़सवार हैरान रह जाते हैं कि ये फेंग ने अकेले इतने शक्तिशाली हनी बैजर का सामना किया। यह बात सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। इसी बीच हनी बैजर एक बार फिर झील से बाहर निकल आता है और गुस्से में जोर से दहाड़ता है। ये फेंग और उसके साथी उसे वापस आते देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद एक गंजा आदमी डर और हैरानी से सामने देख रहा होता है। तभी ये फेंग हनी बैजर से भिड़ जाता है और उसे जोरदार लात मारता है। वह थोड़ा परेशान भी दिखाई देता है कि यह मुसीबत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हनी बैजर हवा में उड़ता हुआ सीधे एक गहरी खाई में पानी के अंदर जा गिरता है। यह देखकर गंजा आदमी और उसके साथ खड़ा सैनिक दोनों हैरान रह जाते हैं कि एक साधारण इंसान की गति इतनी तेज कैसे हो सकती है। इसके बाद मूंछों वाला आदमी हाथ जोड़कर ये फेंग का धन्यवाद करता है और कहता है कि अब उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि वे पियाओ मियाओ सेक्ट में प्रशिक्षण लेंगे। ये फेंग निमंत्रण स्वीकार करने से मना कर देता है और कहता है कि उसे पहले सेक्ट वापस लौटना होगा।
गंजा आदमी कहता है कि ये फेंग पहले बच्चों को लेकर चला जाए, तब तक वह उसके बहनोई को घर पहुंचा देगा। फिर रात में जो फैमिली की तरफ से पूरे पियाओ मियाओ सेक्ट के लिए एक भव्य दावत रखी जाएगी। ये फेंग उसकी बात मान लेता है और सबसे विदा लेकर वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद ये फेंग एक बड़े लकड़ी के दरवाजे से होकर सेक्ट के अंदर पहुंचता है। उसके साथ एक लड़का और एक लड़की भी होते हैं। वहां मौजूद एक लड़की उनका स्वागत करती है और उन दोनों बच्चों के बारे में पूछती है। ये फेंग उनका परिचय करवाता है और बताता है कि ये ओयांग फेंग और ओयांग यू हैं, जो आज से पियाओ मियाओ सेक्ट के 10वें और 11वें डिसाइपल हैं। इसके बाद तीनों अंदर चले जाते हैं और ये फेंग मेज पर बैठकर रजिस्टर में उनके नाम दर्ज करता है। तभी छोटा सा बादल जैसा सिस्टम मैस्कॉट सामने आता है और बताता है कि ओयांग फेंग और ओयांग यू सफलतापूर्वक रजिस्टर हो चुके हैं। ये फेंग के सामने प्रोग्रेस स्क्रीन आती है, लेकिन वह 99% पर रुक जाती है। यह देखकर वह हैरान हो जाता है कि यह 100% क्यों नहीं हुई। अगले ही पल सिस्टम उसे बधाई देता है कि उसने 7 दिनों के अंदर 10 डिसाइपल्स भर्ती करने का मिशन पूरा कर लिया है और उनमें सबसे प्रतिभाशाली डिसाइपल की कल्टीवेशन 7वें स्तर तक पहुंच चुकी है। इसके बाद प्रोग्रेस बार 100% पूरी हो जाती है। सिस्टम हमेशा के लिए ये फेंग से बाइंड हो जाता है और उसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट लीडर सिस्टम का अधिकार मिल जाता है। उसी समय उसका नया गिफ्ट बॉक्स भी खुलने लगता है। पूरा हॉल तेज रोशनी से भर जाता है और कई शानदार रिवॉर्ड्स हवा में तैरने लगते हैं। ये फेंग उन्हें देखकर बेहद हैरान और खुश हो जाता है। सबसे पहले उसके सामने एक किताब आती है जिस पर सेकंड की ओशन अपर वॉल्यूम लिखा होता है। शुरुआत में वह उसे कोई स्पेल समझता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि यह एक बेहद दुर्लभ ऑक्सिलरी कल्टीवेशन टेक्निक है। यह जानकर ये फेंग बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ऐसी टेक्निक बाजार में बेहद महंगी और दुर्लभ होती है। इसकी मदद से उसके ची को संग्रहित करने की क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे वह लंबे समय तक लड़ सकेगा। वह आगे सोचता है कि यह टेक्निक उसके ची ओशन को 1/3 तक बढ़ा देगी। इसके बाद उसकी नज़र ओमनी डायरेक्शनल स्पिरिचुअल सेंस नाम की दूसरी टेक्निक पर पड़ती है। वह पढ़ता है कि इस स्किल की मदद से व्यक्ति अपनी स्पिरिचुअल सेंस को चारों ओर फैलाकर दीवारों के पार भी सब कुछ देख सकता है। यह निगरानी और सुरक्षा के लिए बेहद उपयोगी क्षमता है। आखिर में ये फेंग के हाथ में एक सुनहरी घंटी आती है जिसका नाम लिंग्युआन बेल होता है। सिस्टम बताता है कि यह लिंग्युआन बेल जुयुआन रियल्म से नीचे के किसी भी व्यक्ति या वस्तु को दबाने की क्षमता रखती है। यह अपने आप ऊर्जा भी एकत्र करती रहती है। इसके बाद घंटी ये फेंग से बाइंड हो जाती है। ये फेंग मुस्कुराते हुए कहता है कि अब भले ही उसकी अपनी ताकत कम हो, लेकिन इस घंटी की मदद से वह पूरे युद्ध क्षेत्र पर आसानी से नियंत्रण कर सकता है।